लो ये यूट्यूब कसर करता मैंने 1 मिनट रिकॉर्ड टू क्लाउड 1 मिनट सर वैसे यूट्यूब हो रहा है। Hello, we are live on YouTube as well as cloud recording also has been started. I, Ashwini Jindal, on behalf of Chartered Accountant Association and Voice of CA, welcome you all. First of all, प्रणाम to गुरुजी। आज मैंने इनको सुबह ही तंग किया, मैं कहा गुरुजी इतने लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरे को भी छोटा गुरु और चेला समझ रहे हैं। मैं कहा मेरे को कुछ नहीं पता, मैं आपके साथ ना इंस्टेंट की आपको भी फोन आए इतने और मेहता जी का नंबर आपका नंबर मांग रहे हैं, वो आप भी कितने रिजोल्व करोगे। तो मैंने कहा अभी 1-to-1 इंटरेक्शन क्वेश्चन आंसर सेशन रख देते हैं आज का, ताकि जिन मेंबरों की भी प्रॉब्लम है तो वो आके अपने क्वेश्चन रूबरू होकर गुरुजी से पूछ सकें। इट इज नॉट अ वेबिनार लाइक अर्लियर कि जी हम पहले क्वेश्चन क्लोज बाय क्लोज वी विल डिस्कस, देन आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। वी विल स्ट्रेटली स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर सेशन विद गुरुजी एज वेल एज राजेश मेहता जी, जो आज हमारे प्रोमिनेंट पैनलिस्ट स्पीकर एज वेल एज जितने भी हमारे और पैनलिस्ट जुड़े हैं, अगर उनके भी जहन में कोई आंसर है क्वेश्चन का तो वो भी इसका रिप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई हमारे अटेंडीज में भी कोई पैनलिस्ट में आना चाहता है तो वो हैंड रेज कर दें, तो आई विल प्रमोट देम टू द पैनलिस्ट, ताकि वो एक 1-to-1 फेस इंटरेक्शन कर सकें गुरुजी के साथ और हमारे जो आज के फैकल्टी हैं राजेश मेहता जी के साथ, ताकि अभी वैसे ही 8-9 दिन रह गए हैं और डेट की जैसे ही संजय जी ने कहा है कि उम्मीद कम ही है और इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई ऐसी वो कर नहीं रहे रिप्रेजेंटेशन की डेट बढ़ाई जाए। तो मेरे ख्याल में हमने 8-9 दिन में ही ये काम रिजोल्व करना है। इसमें ना केवल हमें 10BB या 10B भरने में दिक्कत आ रही है, कई मेंबरों की अभी भी क्वेरीज है 31 में जब ITR 7 भरते हो। हालांकि हम ITR 7 की क्वेरी अगर किसी की रह भी जाएगी ITR 7 तो वो हम नेक्स्ट मंथ देख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए 1 मंथ एडिशनल है पहले आप। लेकिन मेरी ये सजेशन रहेगी कि 10B और BB विजा विज आपकी जो ITR 7 है उसको साथ में एक बार भर के जरूर देख लें, क्योंकि कल ही एक मेरे को मेंबर का करनाल से फोन आया, उन्होंने कहा कि जी हम ITR 7 भर रहे हैं तो उसमें एरर आ रही है कि शेड्यूल AI इज नॉट टेलिंग, तो वो जशोन फाइल को अपलोड नहीं कर रहा। तो मैंने उनको कहा कि जो AI शेड्यूल है उसमें पार्ट ए में आपने एक्सपेंसेस की डिटेल देनी है, उसके बाद पार्ट सी में आपने बताना है कि सोर्स ऑफ फंड कहां से वो आए हैं, तो वो उतने ही बताने हैं जितने ऊपर खर्चे हुए हैं वो कहां से मीट किए हैं, करंट ईयर इनकम से कितने किए हैं, 11/2 प्रीवियस ईयर से कितने किए हैं, उसके बाद आपने अगर पुराना 11/1 है तो उसमें से कितने किए हैं, कॉर्पस में से कितने किए हैं, बोरोड फंड में से कितने किए हैं। ये सारी डिटेल जब तक मैच नहीं करेगी और कितने आपने एडिशन किए हैं इस बार, पिछले साल के खर्चे हुए कितने इस बार लेस किए हैं जो पेबल में है, वो जब तक फिगर मैच नहीं करेगी वो आपकी जिशोन फाइल को अपलोड नहीं करने देगा। वहां पे आपको एरर देता रहेगा कि जी ई कॉलम में आपकी दिक्कत आ रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो कर सकते हैं ITR 7 को साथ में मैच करके रख लें, चाहे अपलोड ना हो, ताकि आप लेटर ऑन उसमें दिक्कत ना हो कि आपको पता चले कि आपका 10B गलत चला गया या 10BB गलत चला गया, बाद में आप रिवीजन करते रहो। तो ये ITR 7 भी बनानी जरूरी है साथ में, ताकि कोई कॉलम में गलती ना हो, जहां फिर आप अपनी एक्सेल शीट बना के रखो जो आपकी शेड्यूल AI के साथ मैच कर जाए। तो इन चीजों को अभी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वाइल अपलोडिंग एंड प्रिपेयरिंग 10B और BB। तो विद दिस वर्ड्स मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर सेशन। आज हमारे मतलब प्रोमिनेंट पैनलिस्ट तो है ही है, आज हमारे प्रोमिनेंट पर्सन भी आ रहे हैं, राजेश आनंद साहब जिन्होंने क्वेश्चन पूछना है। शुक्र है कि वो भी 10BB का क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे पुरी साहब। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उतनी देर की जितने भी मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं वो अपने क्वेश्चनों के साथ 1 by 1 स्टार्ट करें। जो तो हमारे पैनलिस्ट में है वो तो अनम्यूट होके 1 by 1 दे में आस्क दी क्वेश्चन, जो अटेंडी में है वो जहां तो पैनलिस्ट में आ जाए, जहां हैंड रेज कर दें, मैं उनको अनम्यूट करता रहूंगा 1 by 1। गुरलीन जी पहले आप अपना क्वेश्चन क्लियर कर लो गुरुजी से। थैंक यू सो मच अश्विनी जिंदल जी।
मैं सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करता हूँ और राजेश मेहता जी को भी प्रणाम करता हूँ। गुड इवनिंग सर। सत श्री अकाल सर। हमारी ओर से भी सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम। सर। हाँ जी बोलो सर। जब हम डिटेल रिपोर्ट डिस्कस कर रहे थे सर, एक क्लॉज 40 हमने डिस्कस किया था, ये एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर रिलीजियस पर्पस वाला। मेहता जी से भी मैं कल फोन पे इस बारे डिस्कशन कर रहा था। तो सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा था कि इसमें जो पॉइंट है उसमें परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज ऑफ रिलीजियस नेचर टू द टोटल इनकम लिखा हुआ है। आपका चैरिटेबल पर्पस क्या है, पहले अपना बताइए। सर हमारा ट्रस्ट है रिलीजियस कम चैरिटेबल पर्पस है। इसमें गुरुद्वारा और हॉस्पिटल है। गुरुद्वारा है सर। हाँ जी, गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे पहले तो हॉस्पिटल। ऑब्जेक्ट में दोनों डालिए। हाँ जी, पहले ऑब्जेक्ट है ना, जहाँ रिलीजियस भी लिखा है वहां भी डालिए। हाँ जी। आपने एक डाला तो दिक्कत आएगी, रिलीजियस का भी डालिए। वो वहां डाला आपने? डाला सर। हाँ जी, अब आया क्योंकि आपका पार्टली चैरिटेबल पार्टली रिलीजियस है, इसलिए आपको दो पार्ट करने पड़ेंगे। लेकिन 80G का जो पैसा आया है वो आप 5% से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। सर 80G का जो पैसा है वो हमने सारा चैरिटेबल में खर्चा है, वो रिलीजियस में कुछ नहीं खर्चा है। नहीं आया किसके अंदर है? सर चैरिटेबल में। चैरिटेबल में आया? हाँ जी। तो ठीक है, लिख दो कोई रिलीजियस का खर्च उसमें नहीं किया। सर इसमें वो क्वेश्चन बोल रहे हैं परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द रिलीजियस नेचर टू द टोटल इनकम में जो इनकम है वो सिर्फ हमने फिर 80G वाली लेनी है। नहीं, ये कॉलम 80G के नीचे लिखा है कि कहाँ लिखा है? सर ये कॉलम जौन सा है ना, ये शुरू होता है इन केस ऑडिट इज अप्रूव्ड अंडर सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 5 ऑफ 80G प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स। 80G इन केस वही है ना 80G वाला? हाँ जी। तो 80G 5 में तो रिलीजियस के लिए खर्च नहीं किया ना आपने? नहीं सर। तो फिर वहां पर क्यों आएगा? 80G 5 का दिखा रहा है वो, इन केस ऑफ 80G 2 5। एम आई राइट? अश्विनी जी अगर आप एक बार अपना फॉर्म इसके साथ शेयर कर दें सर। इसमें ना वो 3 पॉइंट पूछ रहे हैं। पहले वो पूछते हैं और वो राजेश जी बताएंगे फॉर्म के बारे में। बैठे हैं राजेश जी साथ में बताते रहेंगे सर। राकेश जी इसमें ना वो 3 पॉइंट है। पहले में वो ए में इनकम पूछता है, बी में एक्सपेंडिचर पूछता है, सी में परसेंटेज एक्सपेंडिचर पूछता है। तो ए में जो इनकम है वो 80G 5 की आएगी या पूरे ट्रस्ट की आएगी या ओनली 80G 5 वाली? ओनली 80G 5। और वो 80G के बारे में शुरू कर रहा था, 80G तो करोगे? यस बिल्कुल, गुरुजी ने शुरू में आपको यही बोला था कि ओनली चैरिटेबल एक्टिविटी की इवेंट आना चाहिए। चैरिटेबल का पैसा 5% से ज्यादा रिलीजियस में खर्च नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। मुरलीन जी रिजोल्व हो गया क्वेश्चन? या और इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा। सर ले लो सर, नेक्स्ट ले लो। हाँ जी नेक्स्ट सर, हमारे पैनलिस्ट से किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, तो फिर मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो सर अनम्यूट करना शुरू करूं। मेरे ख्याल में पैनलिस्ट के किसी का है नहीं, तो पंकज खरेजा जी आपको अनम्यूट किया है सर, क्वेश्चन पूछिए अपना। एक सर अभी मेरा एक्सटेंशन का एक गुरुजी से वो थोड़ा सा एक चीज पूछ रहे हैं सर। हमारा जौन सा गुरुद्वारा कम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उसमें हॉस्पिटल आता है। हॉस्पिटल के अंदर सर फार्मेसी भी बनी हुई है, वहां पे भी इनसाइड फार्मेसी है और हम उसमें सब्सिडाइज मेडिसिन सेल करते हैं डिस्काउंटेड। साइड नहीं बांधने जाएगा, प्राइवेट को पहले समझ। क्या बाहर वाला आके खरीदता है? सर बाहर वाला भी आगे खरीदता है। तो फिर वो कौन सा इनसाइड हो गया? उसको तो आप वो बनाएंगे इंसिडेंटल बिजनेस, उसके सेपरेट अकाउंट्स बनाएंगे। यस अगर तो हॉस्पिटल की बिलिंग में आता है तो पार्ट है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर आता है। हॉस्पिटल में जो के अंदर का कोई मतलब नहीं है सर। इमली में सारे होते हैं। एक होता है ओपीडी, ओपीडी ने वो लिख दिया कंसल्टेंसी, जाके दवाइयां वहां ले ली, या बाहर वाला भी आके दवाई वहां ले रहा है, तो वो बिजनेस है। वो इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट। अब वहां डालिए सेपरेट अकाउंट्स बनाने। क्योंकि जो हॉस्पिटल की बिलिंग के अंदर आता है, जैसे कोई स्टे कर रहा है, इन पेशेंट है, उसके साथ बिलिंग में वो दवाई आ जाती है, वो चीज अलग है। ये दवाई नहीं आती, ये तो आप बाहर बेच रहे हैं। राजेश जी इसमें आपको फर्क थोड़ी है, इंसिडेंटल में मना थोड़ी है, 12A में है ना आप। हाँ जी हाँ जी। कुछ भी नहीं होगा, आप उसको इंसिडेंटल दिखाइए और उसका प्रॉफिट लेके उसको खर्च कर दीजिए बस। 11(4)A में आप कवर्ड हो। बस उसका नेट प्रॉफिट जो होगा वही आपके सेक्शन 11-12 में जुड़ेगा। ग्रॉस टर्नओवर में जाना ही पड़ेगा। और टर्नओवर कितना उसका? सर 2 करोड़। तो फिर उसका ऑडिट भी करना है। ऑडिट सर वही मेरा अगला क्वेश्चन था कि उसका कैश आता होगा ना जी।
हाँ जी, हाँ तो फिर 2 करोड़ से होता है तो आपको ऑडिट भी करना है 1 करोड़ से ऊपर है तो। यस, हाँ जी। और खत्म। तो फिर सर ऑडिट के लिए क्या आप टैक्स ऑडिट 4480 की में जा लिमिटेशन नहीं क्या सकते रहेगी? क्योंकि आप ट्रस्ट है। 4480 में इंडिविजुअल एचयूएफ जाता है या फर्म जाती है तो हाँ जी। आपको तो अकाउंट ऑडिट करनी पड़ेगी। करना और पड़ेगा। सर ऑडिट करेंगे पेनल्टी नहीं लगेगी ऑडिट की? सर ऑडिट की पेनल्टी नहीं सर ऑडिट लगेगी? की अभी तो जो एक्सटेंशन है वो तो सिर्फ 10B की ऑडिट के लिए है ना। सर अब जो हो चुका है तो करो ना, पेनल्टी अभी देखी करो, जाएगी बाद में, अभी पहले लगा आप दो, करो तो सही। रीजनेबल कॉस्ट से बच जाएगा बस अगर। अच्छा जी। आपको ऑडिट तो करना, पिछले सालों में नहीं करा कभी? नहीं सर। तो फिर वंडरफुल, सीटी हो जोड़ गया दो ना। गुरुजी, और मैं सीटी बार जोड़ बार दो कहता सारी। हूँ 2 टॉपिक ऐसे हैं, किसी को कुछ नहीं आता, उनको भी नहीं आता। इनका ये एचयूएफ और हिंदू ये जो ट्रस्ट सारे ऐसे चले जा रहे हैं, कुछ ना बोल, इसमें बोल कुछ ना बोल, चलो चल रहा है चलने दो। लेकिन ऑडिट था उसका, क्योंकि आप उसको दिखा नहीं रहे ना इंसिडेंटल में, किसी ने ऑडिट का पूछ नहीं रहा, बिल्कुल आपने सर। इंसिडेंटल में दिखाया नहीं है। स्क्रूटनी आती तो आती, आपने तो वैसे नॉर्मल इनकम ले लिया है। सर ये इंसिडेंटल बिजनेस है, आप देखिए आउटसाइडर खरीद रहे हैं, आउटसाइडर हाँ में जी। जब खरीद रहे थे बिजनेस ही तो है ना। हॉस्पिटल तो मेडिकल रिलीफ देता है, दवाइयां बेच रहे तो उसका बिजनेस हो गया। या तो किराए पे दे दिए बिल्डिंग वो जगह तो ठीक है, किराए पे दे दी तो कोई दिक्कत नहीं, वो बाहर वाला है, किराए पे तो दी नहीं है, नहीं सर। आज तो फिर उसका बिजनेस है इंसिडेंटल। मैं ठीक कह रहा हूँ राजेश जी? बिल्कुल सर, इंसिडेंटल बिजनेस में ही जाएगा, 11(4)A में ही कवर्ड होगा वो। अगर सर फॉर्म खोलना होगा तो मैं इधर खोल रखता हूँ। टीम जी चाहते हैं उनका जवाब उनकी मर्जी से दे दो, वो नहीं हो सकता। मैं क्या करूं? नहीं सर, गुरुजी बिल्कुल ठीक। वो अपनी मर्जी से जवाब लेने वाला भी आ रहा है सर थोड़ी देर में। सर नेक्स्ट अश्विनी क्वेश्चन ले सर। हाँ जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पंकज खनेजा जी पूछे सर। हेलो। हाँ जी हाँ पंकज जी जी। बोलो, हाँ जी सर, नमस्कार जी। पहले शक्ल दिखाओ। सर नमस्कार जी। नमस्कार ये नमस्कार। अटेंडी में है, ये अपना अरे भी वो नहीं कर आया, नहीं रहे प्रमोट। हेलो। अरे भी फोटो नहीं आई है नदी। चलो 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 बोलो बोलो। हाँ जी सर, एक्चुअली ऐसा सीगा कि सपोज कहंदे नो 2 साल पहले कहंदे नो एक ट्रस्ट ने कहंदे फॉर्म 10 विच फुल फाइल करके ते एक्यूमुलेशन की थी। हाँ जी। हाँ जी, ते सपोज करो कि इस साल ओदी जेडी रिसीट सीगी दैट वाज अराउंड 6 करोड़। ठीक है जी, ते ओने अच्छा ते ओने अप्लाई किया आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स तो कि दैट कम्स अराउंड 5 ऑफ द 5.90 करोड़। हाँ ठीक है जी। अच्छा हुन सर एक चीज है कि हुन देखो होगा कि उन्हें स्पेसिफिकली होगा कि ही हैज टू स्पेंड 85% मैंडेटरीली। नहीं, किसकी बात कर रहे हो? 11(2) में क्या किया? पहले टोटल रिसीट कितनी थी? सर होगा कि 6 करोड़ दी सीगी सर। 6 करोड़ में खर्च कितना किया एक्चुअल? 5.90 सिर्फ अच्छा 5.9 करोड़। 6 हाँ करोड़ जी। का 15% कितना होता है? 90। हाँ जी 90। 5.9 और 90 जोड़ दो। नहीं सर सर हाँ जी 5.90 में तो 6.8 हो गया। तो आप तो एक्यूमुलेटिव 10 करोड़ कर 10 लाख कर सकते थे सिर्फ। नहीं सर, मेरी बात सुनिए ना। बात यह कि जो हमने लास्ट ईयर में हमने जो फॉर्म 10 फाइल किया हुआ है, तो क्या इसका जो एक्सेस खर्च किया 85% से उसको उसमें सर आपने ट्रीट पर्पस किया जा किसके लिए सकता है? कहा था वो बताओ ना, फॉर्म 10 में क्या पर्पस लिखा था? सर उसका पर्पस ये था कि उसका पर्पस था कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द ट्रस्ट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किया था, बताओ मुझे क्या पता। ये जो खर्च किया 5.9 ये ना ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें। वो टोटल एप्लीकेशन में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ गया और दूसरा भी आ गया। तो सपोज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको सर, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको कि कितना आपने 11(2) का खर्चा है। फॉर्म 10 वो आइडेंटिफाई करिए ना कि ये इसका खर्चा है, बाकी मेरा करंट ईयर का खर्चा है। ठीक है, वो आइडेंटिफाई करके कर लीजिए, हो जाएगा। आइडेंटिफाई करके वो निकाल देंगे तो फिर 15% अलाउ हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी प्रीत गुलाटी जी, आप पूछिए अपना क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ जी सर मेरे को ना CSR रिसीव हुई थी 9 CR मार्च फिर के मंथ CSR में। का यहाँ कोई लेना देना नहीं है मैडम। सर मेरे को बस वो CSR का कोई 15 इसमें कोई कॉलम ही नहीं है। नहीं सर, बीसी में 15% जाएगा, शेड्यूल वाला बीसी में जो जाएगा वो। एक्यूमुलेशन है। चलो शेड्यूल में जाएगा, बाकी कोई उसका लेना देना नहीं है। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ शेड्यूल ना बीसी में जाएगा, बीसी में। ओके सर। हाँ और क्या क्वेश्चन है इसके रिलेटेड आपका?
सर बस यही पूछना था कि मार्च के मंथ में रिसीव हुआ है तो 15% उसका जो हम दिखाएंगे या और नहीं? CSR में कोई 15% नहीं होता मैडम। हाँ वही था सर, स्पेसिफिक CSR रीजन है नहीं होता नथिंग तो। 15% ऑफ प्रोजेक्ट के नहीं लिए नहीं, दिया बट गया। फिर भी सर वो 11-2 तो भर ही सकते हैं अगर खर्च नहीं कर पाए उस साल। और पूरा सर मार्च के महीने में 15% रिसीव वाला हुआ है कोई सर। चीज नहीं है इसमें। हाँ वो तो सर 11-2 इसको तो कर ही फॉर्म सकते हैं सर। सर सर फॉर्म 9A 15% के नहीं थ्रू आएगा इसको वो इसमें कभी भी। करेंगे। ठीक है सर। 15% नहीं आएगा इसमें कभी, सोच लो। ये CSR का कोई लेना देना नहीं है 15% से। तो तो सर फॉर्म CSR तो आपको 9A के खर्च थ्रू करना है, हम एक्यूमुलेट तो करना ही नहीं है। है ना, आप CSR क्या तो कह रहे हैं, खर्च फॉर्म करना 9 है भरना ना, है? नहीं, एक्यूमुलेट आप फॉर्म कर ही 9 नहीं का सकते। मेहता जी फॉर्म 9 की बजाय 11-2 में ही जाए क्योंकि उसमें टाइम मिल जाएगा। 9A भर सकते हैं, 9A या 10। 10 भरो, 10 फॉर्म 10। फॉर्म 9A भर दें नहीं 10 सर 10 और 9A भी जा सकता है, अगले साल खर्च करेंगे। यस, ऊपर करना पड़ेगा ना सर अगले साल फिर। अरे प्रोजेक्ट के लिए लिया तो पता नहीं होगा सर, इनको क्या है। वो हो जाएगा और नेक्स्ट इसमें ईयर, कोई इस ईयर 15% में वो नहीं क्लोज होता हो है, पहले जाएगा। बता दूं। ये आपका पैसा नहीं है, ये ओनली फॉर CSR है, तो यू कांट एक्यूमुलेट, यू हैव टू स्पेंड, दैट्स ऑल। ओके सर, थैंक यू। इट डजंट बिलोंग टू यू। 15% तो आपको अपना हो जाएगा, आपका वो कैसे हो जाएगा? गुरुजी तो मैं फिर मैं 5 मिनट छुपा देना। मतलब 11-2 में या तो आप 11-2 में जाओ या फिर आप 11-1A में जाओ, ताकि 9 फॉर्म नंबर और 1A 10 कहां से पैदा हो गया? 1A नहीं है, 1A नहीं है, 9A, 1A नहीं, 9A। और 9 सॉरी सॉरी सर करेक्ट कर लो करता जी। 1A कैपिटल गेन का है। गुरुजी बैठे उनके सामने गलत सेक्शन नहीं बोलना है। इसको 520 रुपए किलो है जिंदा हुआ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ हाँ जी सर Thank नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी रमेश चंद जी का, रमेश चंद जी। कपिल जी, हाँ जी रमेश चंद जी, हाँ जी हाँ जी, रमेश चंद बोला था। हाँ जी। बोलो जी रमेश। फॉर्म 10B में जो सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस एंड क्वालिफिकेशन जो लिखा हुआ है, कुछ एक टेम्पलेट एक आध मिल जाता है जो कि यूजुअली देने से थोड़ा सेफगार्ड हो जाएगा हमारा, ऐसा कुछ एक ये टेम्पलेट। राजेश जी से पूछिए, राजेश जी का काम है। सर देखिए, टेम्पलेट अभी सबसे पहला हर पॉइंट की, ईच एंड एवरी पॉइंट पे जहां जहां पे भी आपको लग रहा है कि मैनेजमेंट से हमें रिप्रेजेंटेशन लेना है, यू विल हैव टू ड्राफ्ट इटसेल्फ। अभी तो हमने कोई ऐसे सजेस्टेड फॉर्मेट ऐसा बनाया नहीं है। मान लिया से फॉर एग्जांपल आपने रूल 17AA बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कई सारे ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट में रूल 17AA को अभी पूरी तरह से फॉलो अप नहीं किया हुआ है। तो उन ट्रस्ट के लिए आप ले सकते हैं कि सर सिंस दिस वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ एप्लीकेबिलिटी, सो वी हैव मेंटेन्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रिकॉर्ड सो फार पॉसिबल, एंड in other cases there is no violation of any of the provision of section 11, 12 and 13। तो इस तरह का आप रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं उसमें। और मान लिया अन्य कोई चीजें, कई सारे खर्चे हैं, ईच एंड एवरी एक्सपेंसेस के लिए आपको रूल 17AA के अनुसार ऑब्जेक्ट्स लिखना है। इवन मान लिया आपका ट्रेवलिंग खर्चा भी हुआ है, आपने किसी को रेंट पे किया है, किसी को सैलरी पे करी है, तो सैलरी में भी ऑब्जेक्ट लिखना है कि किस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में आपका पहला मेन होता है ऑब्जेक्ट रिलीजियस या चैरिटेबल, फिर रिलीजियस के अंदर आपको सब ऑब्जेक्ट लिखना है, पहले मेन ऑब्जेक्ट फिर अदर ऑब्जेक्ट। तो एक्ट जो रूल 17AA में तो उन्होंने मेन वर्ड लिखा ओनली ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले कि ट्रेवलिंग क्यों हुआ, रिलीजियस के हुआ या चैरिटेबल के लिए हुआ या GPU के लिए हुआ। चैरिटेबल में भी अदर एक्टिविटीज है, एजुकेशन, अगर आप 2-3 एक्टिविटी साथ में कर रहे हैं, एजुकेशन, हॉस्पिटल, तो इस तरह का रिकॉर्ड अगर आपके ट्रस्ट ने मेंटेन नहीं किया है तो आपको उसका मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेना है। फिक्स एसेट का रजिस्टर अगर मेंटेन नहीं है तो आपको उसको क्वालिफिकेशन लिखना है कि उन्होंने रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, बट एज पर द प्रीवियस बैलेंस शीट्स द एसेट्स आर वेरीफाइड एंड अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल and under systematic control of the management। तो ईच एंड एवरी क्लॉज में आपको देखना है कि हर क्लॉज में जो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है या नहीं। जो नहीं है उसके लिए आपको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेना, और जहां पे भी आपको लग रहा है कि MR is also not sufficient, you must qualify that in your audit report। So qualification is must। थैंक यू। नमस्कार सर। हेलो। हाँ जी कपिल जी बोलिए।
हाँ जी इंस्ट्रक्टर सर, ये अभी हॉस्पिटल का केस डिस्कस हो रहा था जो गुरलीन जी ने पूछा था मेडिसिन के रिगार्डिंग। तो मेरे केस में ये है कि 50 लाख की मेडिसिन पूरे साल में परचेज की है, जिसमें से 30 लाख की तो सब्सिडाइज रेट पे दे दी और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी गई है, और स्टॉक जो मैं देखूँ 2-3 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो इस केस में उसको बिजनेस कंसिडर करने की जरूरत है हमें इंसिडेंटल? भैया पहले मैंने आपसे ये पूछा हमेशा कि आपका जो हॉस्पिटल की मेडिसिन बिकती है, हॉस्पिटल का काम मेडिसिन बेचना नहीं है, वो अपने पेशेंट को लिए खर्च करता है। अगर वो मेडिसिन बाहर से वो लेके आगे बेचता है, कोई भी आदमी वहां पे खरीद लेता है, तो उस केस में वो बिजनेस है, वो रिलीफ नहीं है। और उस बिजनेस के लिए आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे सेपरेटली। 50 लाख है तो क्या हुआ, ऑडिट नहीं है, बाकी आप कर दो, उसमें 11(4)A में डालकर उसका प्रॉफिट निकाल लो और प्रॉफिट निकाल के उसको खर्च कर दो। है मुश्किल क्या काम? प्रॉफिट तो आएगा नहीं, क्योंकि 50 लाख की परचेज की है, 30 लाख जो जिस रेट पे आई उसी रेट पे सेल कर दी उनको। तो लॉस है ना, तो एक्सेस आ गया ना, तो आप उसको निकालो तो सही। लॉस आ गया ठीक है, आपने पैसा यहाँ खर्च कर दिया तो वो अलग बात है, लेकिन आपको निकालना तो पड़ेगा इंसिडेंटल बिजनेस। इसको आप पार्ट ऑफ एक्टिविटी, ये हॉस्पिटल का रिलीफ देना है, पार्ट ऑफ उसका मेन काम मेडिकल रिलीफ है, दवाइयां बेचना नहीं है। ओके ओके। बाकी आप चला रहे हैं तो चलाते रहो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन है नहीं ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सर मनोज गुप्ता जी। मनोज गुप्ता जी आपको। हाँ सर, एक टेम्पल है जो रजिस्टर्ड है अंदर चैरिटेबल, और उनके डोनेशन बॉक्स के थ्रू सारे डोनेशन आ रहे हैं, तो कौन सा टेम्पल रजिस्टर्ड अंडर चैरिटेबल है ये तो बता दो मुझे। क्या वो सर्टिफिकेट चैरिटेबल के अंदर में ही लिया है? उन्होंने गलत लगता है लिया है चैरिटेबल। आप खुद ही कह रहे हैं गलत लिया, तो मैं क्या करूँ? 80G तो नहीं लिया हुआ? नहीं 80G नहीं है उनके। कुछ भी करो, क्या दो चैरिटेबल लिख दिया ना, मुसीबत ये है। रिलीजियस लिखना चाहिए था आपको। वो रिलीजियस, मेरे ख्याल से सर वो रिलीजियस नहीं मिलता है, इसके लिए उन्होंने चैरिटेबल डाल दिया। कौन कह रहा है रिलीजियस सबसे पहले मिलता है? मिलता है। अच्छा, उसमें तो उसको अमेंड करवा सकते हैं सर, अमेंड करा लीजिए। अभी मैं क्या करूं, अभी तो चैरिटेबल बोल दिया आपने। आपके ऑब्जेक्ट्स में अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट हो गया। वो अनोनिमस मान लेंगे कितने डोनेशन है? सर बहुत छोटा है, 2-3 लाख रुपए का न्यू है। अच्छा ठीक है ना, 1 लाख तक 5% से ज्यादा है तो उसके ऊपर टैक्स दे दो। यस ठीक, टैक्स लगेगा। और चेंज करो, इसको रिलीजियस करो। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी सर, नेक्स्ट गलती क्वेश्चन तो हमारी है, हमने तो हमारे मांगा, पैनलिस्ट चैरिटेबल दे दिया। सकते हो क्वेश्चन। हाँ जी गुरुजी सॉरी, मैंने कहा उन्होंने चैरिटेबल मांगा, इन्होंने वो चैरिटेबल दे दिया। अब रिलीजियस मांगते हो रिलीजियस दे देते, अपने आप अज्यूम कर रहे हैं कि रिलीजियस का मिलता नहीं है, लेकिन मैं कहता रिलीजियस का 80G नहीं मिलता सर। वो एक्चुअली में रिलीजियस पे पहले अप्लाई किए हुए थे, उन्होंने एक कोड किया था 79 कि उसके बाद रिलीजियस का नहीं मिलता है एग्जम्पशन, आई थिंक, तो इन्होंने चैरिटेबल। सर रिलीजियस का नहीं मिलता, 80G मांगा होगा आपने, 80G के लिए नहीं अप्लाई किया हुआ था, 12A का ही सिर्फ गलत अप्लाई कर दिया सर, गलत अप्लाई कर दिया। रिलीजियस को इफ एनी ऑफ द ट्रस्ट इज फॉर ए पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी इट विल बी अलाउड 12A रजिस्ट्रेशन, उसको 12A मिलेगा। ओनली 80G में रेस्ट्रिक्शन है, जैसा गुरुजी ने बताया कि चैरिटेबल ट्रस्ट को पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए अलाउ नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो आप ले सकते हैं, रिलीजियस के अंदर ही होना चाहिए आपको। चैरिटेबल में आपने गलत रजिस्ट्रेशन लिया तो आपका उसमें 115 TD लग जाएगा और सेक्शन 12A भी लग सकता है। किस रिलीजन क्या है आपका? रिलीजन किस रिलीजन के लिए कर रहे हैं सर? वो टेम्पल रन कर रहे हैं। तो टेम्पल तो रिलीजन हिंदुओं के लिए है ना? जी जी, तो अलाउड है। माइनॉरिटी का होता तो मैं कहता माइनॉरिटी का किया हुआ है, नहीं है। पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए अलाउड है। ठीक है। चैरिटेबल का रिलीजियस तो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। हाँ वो ले सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट साथ में हो सकते हैं। सर सोनी साहब, आपको लिखा हुआ है 13(1)B में कि अगर रिलीजियस एक्टिविटी का देंगे ही नहीं पार्टली, अगर वो 1/4/1962 के बाद आप ले लेते हो, तो उनको क्या पता कि आप रिलीजियस कम्युनिटी के लिए उसको हम लोग के लिख के देते हैं, इट इज नॉट फॉर ए पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, तब दे देते हैं।
दोनों एक साथ होगा तो फिर आपको एक साथ होगा तो आपको 80G तो नहीं मिलेगा। रिलीजियस चैरिटेबल एक साथ है तो 80G तो लेना ही नहीं चाहिए। लेना ही नहीं, चैरिटेबल का हम रिलीजियस ले सकते हैं। तो और प्रदीप को यही सोच रहा है ये क्या हो रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये प्रदीप गोयल आया कह सर, रहे कहता हैं। गुरुजी मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं देते, आज इसको पैनलिस्ट बना दिया। अरे डिस्कस कर लिया इसने कल। सर एक और पॉइंट, अभी बाद में पहले बाकियों का लेने दो। हाँ, और रोज एक चीज काट के ले आंदा है, मेरा टेस्ट लेता है दोस्तों। नहीं सर, क्या गुस्ताखी कर सकते हैं? चलो आगे चलो। तेरा सवाल लेते पहले। और मैंने तेरा 17 सर्कुलर पढ़ा नहीं, मेरे को टाइम नहीं मिला। अच्छा ठीक है। हाँ जी, ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। सब कुछ सेटिस्फाई कर दिया फिर भी नहीं मानता, मैं क्या करूँ। ये बरनाले वाले सर ऐसे ही हैं इनको सारे। आदत पड़ी है सेटिस्फेक्शन दूसरे तरीके से कराने की, मैं कोई लेता नहीं सेटिस्फेक्शन के घर में। चलो आगे बोलो। हाँ जी, राहुल जैन जी, अनुज गुप्ता जी, आपका हैंडरेज था जी। मनोज गुप्ता है, अनुज गुप्ता जी और राहुल जैन जी। हाँ जी अनुज जी। सर मेरा क्वेश्चन था, सर मैंने ना फॉर्म 10BD में हमें से चैरिटेबल के लिए ना हमने रिसिप्ट्स काटे अंडर 2000 रुपीज, तो हमने वो फॉर्म 10BD में नहीं दिखाया था क्योंकि उसमें सिर्फ नाम होता है, मंदिर है तो उसमें, और चैरिटेबल कम रिलीजियस के लिए हमने ऑब्जेक्ट हमारा है वहां पे, तो सर उसको नॉट मेंशन इन फॉर्म 10BD में दिखा दूं सर 10BB में? हाँ तो वो और सर लिखा उसको तो फॉर्म 10BD उस दिन राजेश जी ने बताया था ना, जो आप ऊपर छोड़ गए हैं वो नीचे डाल दो, उसमें नीचे बता दीजिए। बट उसमें क्या नेम एंड एड्रेस होना और चाहिए। यही होगा कि उसको 80G का वो डिडक्शन नहीं मिलेगी हाँ, जिसने दिए हैं, क्योंकि पर्पस ये है कि उसका नाम दिख गया है, बस और कुछ नहीं होगा। सर सर बस एक छोटा सा एक क्वेश्चन इसमें सर एक्सटेंशन ये था सर, फॉर्म 10BD तो सर 80G का नहीं मिल रहा सर, दैट इज फाइन सर। उसमें कि अगर जैसे ना वहां पे जब रिसिप्ट करती है वहां पे सिर्फ नाम ही देता है सर, कोई डोनर कोई भी ना एड्रेस वगैरह नहीं देता, तो कैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना? 115 BBC में आप कवर्ड हो रिलीजियस कम सकते चैरिटेबल है, आप 115 BBC में कवर्ड हो जाओगे। उसका कोई पैन मैन नहीं है कि 10BD में लिखना या कोई आइडेंटिटी? नहीं सर, वहां पे तो बस ये लिखा हुआ है, बस नेम एंड एड्रेस एंड as other may be prescribed, वो as other may be prescribed है, ये BBC में बताते रहे हैं। मेहता जी ने बताया था कि आप ड्राइविंग लाइसेंस या कोई वोटर कार्ड या कोई इसका पैन नंबर या कोई आधार कार्ड नंबर डालो। अगर आपको डाटा अपलोड करना है 10BD में तो उसका पैन आधार कुछ अपलोड होना चाहिए, और अगर आपको 80G उसको नहीं चाहिए तो नेम एंड एड्रेस दोनों चीज तो कंपलसरी, नेम एंड एड्रेस 2 थिंग्स आर कंपलसरी। नहीं सर राजेश सर, उसमें है कि उनको 80G नहीं चाहिए, सॉरी मैं आपका टाइम ले रहा हूँ सर, उसमें 80G नहीं चाहिए। नहीं, 80G डोनर को नहीं चाहिए ना। देखिए आपका जो ट्रस्ट है वो चैरिटेबल है, आपका ट्रस्ट है वो चैरिटेबल है, और डोनर को 80G नहीं चाहिए, पर आप जो डोनी है, यू आर द डोनी को 115 BBC से बाहर आने के लिए नेम एंड एड्रेस 2 चीज कंपलसरी है। अगर डोनर को अगर सर मैं एड्रेस चाहिए सर वो नीचे कॉलम डाल देगा राजेश जी तो चल जाएगा, जहां नहीं गया तो। सर मैं एड्रेस अगर ऐसे लिख दूं तो नॉट रिक्वायर्ड और नॉट और मिस हो गया, एड्रेस ऐसे ही लिखते हैं वो, अभी हम YouTube पे नहीं बोल सकते। हाँ सर ठीक है सर, ठीक है, सॉरी सर, थैंक यू सो मच सर। एयरटेल वालों से ले लो एड्रेस। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। कान बंद कर दो सर, वो फिर बोल दो। तो हाँ जी प्रदीप जी, थोड़ा क्वेश्चन ले लें सर। छोटा ही क्वेश्चन है जी, ये सब बोलो सर। ये क्लॉज नंबर 14 जो है फॉर्म 10B का, इसमें जो कंपल्सरी बुक ऑफ काउंट्स हैं वो उन्होंने डिटेल दी है, लेकिन लास्ट कॉलम जो है इसका उसमें बताया कि वेदर बुक ऑफ काउंट्स हैव बीन ऑडिटेड, वो ईच बुक के सामने लिखना है। हम इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने ऑडिट किए हैं सारे, क्योंकि देयर आर 18 बुक्स, तो 18 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हर एक के सामने वो इंडिविजुअली पूछ रहा है कि आपने बुक्स ऑडिट की हैं या नहीं की। सो हाउ वी कैन से कि वी हैव ऑडिटेड ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट व्हिच इंक्लूड्स एवरी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, बिल्स, वाउचर्स, ये वो कैसे हो सकता है? ये राजेश जी बताएंगे मुझे। देखिए वहां तो आपको विदर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड
अब वो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा वैसे तो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि Yes. अभी तो आपने ऑडिट किया ही नहीं। जब तक ऑडिट रिपोर्ट अपलोड नहीं हो जाती और उसको असेसी अप्रूव नहीं कर देता, जब तक तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीटली ऑडिटेड ही नहीं है ना। नहीं, मैं तो सब क्वेश्चन ये है कि ये जो इंडिविजुअल बुक्स हैं इसमें उनका रिकॉर्ड मैन्युअली इतना बड़ा रिकॉर्ड है, अब वो उतने बड़े रिकॉर्ड को हम कैसे अगर तो एक जगह पूछता तब तो कोई वहां देखिए, वहां अभी वो सामने पूछ रहा है, इंडिविजुअली पूछ सर रहा है। आपको अलाउड है टेस्ट चेक करना यार। यस, टेस्ट चेक अलाउड है, यस लिखना है। टेस्ट चेक मेथड अपने टेक्निकल गाइड में भी लिखा हुआ करते है। तो आप बाथरूम में तो सारा पूरा थोड़ी चेक करते हो। और जो भी क्वालिफिकेशन है, आपके ऑब्जर्वेशन है, वो अपनी 10 BD में आप अपने ऑब्जर्वेशन के रूप में आप लिख सकते हो। सभी को यस कर दें, रिकमेंडेड यही है, सभी को यस करें। रिकमेंडेड यस ही लिखना है, क्योंकि आप फिर आप अपने ऑब्जर्वेशन में आप अपना लिख दीजिए जहाँ क्वालिफिकेशन है कि टेस्ट चेक मेथड हैज बीन अडॉप्टेड, जो ऑलरेडी हमारे सी इंस्टीट्यूट ने भी लिख रखा है गाइडेंस। सर ये क्वेश्चन ये वैसे चेंज करवाना चाहिए, ये गलत है। हाँ यस, चेंज होना चाहिए, क्योंकि ऑडिटेड है। पहली बात तो ऑडिट ऐसे कई चीजें गलत हैं, सुनते ही नहीं है वो। सर ये ऑनर्स है, अभी जिसका बनाया उसका मैसेज आया, लेकिन कुछ और तरीके का मैसेज आया। मैं क्या सर ये ऑनर्स है हमारे पे डाल दिया ना, ये तो बहुत ही बड़ा हमारे लेवल पे प्रॉब्लम आ जाएगी ना सीए को। प्रॉब्लम ये है कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। किसमें प्रॉब्लम नहीं है? 3CD में प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सर वो व्यापारी तो झेल लेता है ना, ये चैरिटेबल का बहुत बड़ा नुकसान ज्यादा है, व्यापारी को तो कोई बात नहीं। शुरू कर दो, झेल लोगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी दमन जी। हाँ जी नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर एक ना हमारे सोसाइटी है, वो ना डॉग्स का मेडिकल रिलीफ और शेल्टर प्रोवाइड करती है डॉग्स को। तो उसको ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कॉन्ट्रैक्ट टेंडर मिले हुए हैं, तो वो एडवांसमेंट ऑफ बिजनेस में जाएगी या इसमें ट्रीट कर सकते हैं उसको 11 में? मैं समझा नहीं हूँ, जरा दोबारा जरा एक्सप्लेन करिए। सर वो डॉग्स की सोसाइटी है। अच्छा डॉग्स की है, तो डॉग्स तो जाएगा एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर में, और कहाँ जाएगा? जीपीयू में जाएगा। अरे जब गौशाला वहां जाता है तो ये क्यों नहीं जाएगा? ठीक है सर, तो इसकी हमें वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, मेडिकल रिलीफ टू द ह्यूमन है, नॉट टू दी ये इनका डॉग्स और गौशाला और वो। तो इसकी हमें सर 3CD बनानी पड़ेगी। 3CD रिसीट कितनी है? 20% से ज्यादा है क्या ग्रॉस रिसीट का? हाँ जी सर। इनकम कहाँ से होती है? इनकम बेसिक बिजनेस थोड़ी कर रहे हो उसमें। गौशाला में तो फिर भी कोई बिजनेस होता है, दूध बिकता है, उसमें वो गौमूत्र बिकता है, गोबर बिकता है, इसमें तो कुछ भी नहीं बिकता। इसमें बिजनेस नहीं है। यस, इसमें तो कुछ भी नहीं बिकता। दिस इज जीपीयू ओनली। तो जीपीयू में चूंकि बिजनेस नहीं है तो जीपीयू बिजनेस नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है आपको। यस ठीक है सर, थैंक यू सर। उसमें बिकता है सर, इसमें नहीं बिकता। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ITR 7 में जो शेड्यूल BS है जिसमें ओन फंड्स की डिटेल देनी है, लास्ट ईयर तक इनकम एक्यूमुलेटेड आउट ऑफ नॉन मैंडेटरी एप्लीकेशन का एक कॉलम था C में। इस साल वो हट गया, तो जो फंड है मान लो जो जनरल रिजर्व है, तो उसको एनी अदर रिजर्व में जनरल रिजर्व करके मेंशन कर दे वहां पे। बोले कैपिटल फंड में डालो उसको। रिजर्व क्या होता है इसमें? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड मतलब एनी अदर रिजर्व, एनी अदर का ऑप्शन। मुझे कॉलम वाला नहीं पता। एक मिनट, आप क्वेरी वापस बता दीजिए आपकी। शेड्यूल BS है सर, शेड्यूल BS के अंदर लास्ट ईयर तक था इनकम एक्यूमुलेटेड आउट ऑफ नॉन मैंडेटरी एप्लीकेशन 15% एक्यूमुलेट होता गया। एनी अदर रिजर्व में जाएगा। एनी अदर में चला जाएगा ना सर। आपका 15% वाला ही एक्यूमुलेशन है, वो एनी अदर में जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि उसमें केवल कॉर्पस और उसी का ब्रेकअप दिया हुआ, बाकी वो एनी अदर ही है। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ने। अगर किसी मेंबर का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं जी। मैं अनम्यूट करता। हाँ जी अनुज गुप्ता जी, आपका दोबारा हैंड रेज है। अनुराग अग्रवाल जी। सर जो अभी इसमें सर जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा अभी शेड्यूल बैलेंस शीट में ही, सर उसके लास्ट में क्वेश्चन आता था जैसे कि ना मतलब हाउ मच इज इन्वेस्टेड आउट ऑफ अंडर सेक्शन 11(5) द मनी कॉर्पस का। Yes. तो सर अब उसको हम कंसीडर करेंगे तो उसमें सर जो TDS रिसीवेबल होता है और जो इंटरेस्ट एक्रूड होता है उसको हम अदर्स में डालेंगे ना, मतलब अदर्स में जाएगा। 11(5) में आएगा ही नहीं। देखिए जो वैसे अब वो जो उन्होंने 2 कॉलम पूछे, आप ITR 7 के बारे में पूछ रहे हैं कि ITR 7 में बैलेंस शीट में नीचे 6 और 7 नंबर है ना।
6 और 7 नंबर के जो कॉलम्स हैं, 6 नंबर में पूछा 11.5 और 7 में पूछा अदर देन 11.5। तो जो 11.5 में नहीं है वो अदर देन 11.5 में आएगा, पर अदर देन लिखने से कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा। इसे उन्होंने वो क्वेश्चन ही गलत पूछा है, वो क्वेश्चन गलत पूछा है। उस क्वेश्चन में उनको एक चीज और पूछा चाहिए, अदर देन 11.5 में भी वायलेशन कौन सा है। जैसे टीडीएस आपका ITR 7 का रिलेटेड सर, ITR 7 वाला। हाँ, ITR 7 का। हाँ, वो तो सर मतलब क्वेश्चन गलत है। वैसे तो मेरे ख्याल में जाता हो ITR 5 की डिटेल भरो अकेली, दूसरी भरो ना। हाँ, तो अदरवाइज सारी ही ITR 5 में भर दो, 11.5 में 11.5 में भर दीजिए, क्योंकि हाँ, अगर कोई भी आपका वो गलती अगर हम कर लें वो ज्यादा बढ़िया है। Yes. जी सर मतलब वो हमारी एप्लीकेशन है सर, टीडीएस एप्लीकेशन है, वो टैक्स पेड इज एन एप्लीकेशन। ये क्या हाँ, टैक्स, मैं समझा नहीं, क्या टैक्स डिडक्ट किया कि क्या उनका टैक्स? आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है ना। अब वो ITR 7 शेयर कर दो अश्विनी जी सर के सामने, गुरु जी के सामने। ITR 7 का वो पोर्शन आप अगर अभी कर सकते हो। एक मिनट, मेरी ना भरी हुई है किसी की सर, भरी हुई मैं कर देता हूँ, 1 मिनट। ITR 7 का वो पोर्शन है, वो मेरी ना किसी की भरी हुई है, मैं उसमें से उतना वाला पोर्शन शेयर कर देता हूँ। 1 मिनट। टीडीएस रिफंड आ जाता ना जी, इनकम टैक्स में टीडीएस कटा और तो लेना ही आपने, और इंटरेस्ट जब जमा करा एप्लीकेशन जब वापस आएगा इनकम है। गुरु जी इन्होंने नहीं क्या है, ITR 7 में एक कॉलम आ गया है। ITR 7 में सर एक कॉलम आ गया है, मुझे ITR 7 में एक कॉलम कर रहा हूँ उतना पोर्शन 1 मिनट हाइड करके ना। ITR 7 में ये कॉलम है कि आपके जितने भी सोर्स ऑफ फंड है उसमें से एप्लीकेशन माइनस किया, मतलब आपकी लाइबिलिटीज माइनस करने के बाद जितना भी पैसा आपके पास बचा है वो आपने 11.5 में कितना लगाया, और अदर देन 11.5, चाहे वो कॉर्पस हो चाहे वो 15%। अदर देन 11.5 कॉर्पस के लिए वो कह देंगे ना ये टैक्सेबल है, कॉर्पस का पैसा अदर देन 5। हाँ, कॉर्पस तो दिक्कत आ जाएगी सर। हाँ, आप एप्लीकेशन करो ना उसको। ये लो सर, ये है, ये ITR 7 में ना ये क्वेश्चन है नीचे सोर्स ऑफ फंड में ना, जैसे ही आप ना ऊपर भरते हो, ये आप भरते हो कि हमारी इनकम कहाँ से है, ये आ गया सोर्स ऑफ फंड, देन ये आ गया एप्लीकेशन ऑफ फंड। सर मेरे हिसाब से का जो भी टोटल है ना, टैक्स इज एन एप्लीकेशन फंड, जब फंड आएगा तो उसको इनकम आएगी। जैसे मैंने करना है स्टूडेंट को लोन दिया तो एप्लीकेशन जब वापस आता है इनकम आ 11.5 अदर देन 11.5, अदर देन 11.5 में खर्चा करेंगे तो वो एप्लीकेशन तो माना गया, मना थोड़ी है कि आप कॉर्पस से खर्च नहीं कर सकते। खर्चा नहीं सर, बैलेंस शीट का क्वेश्चन है सर ये। अच्छा, मुझे नहीं पता क्या है। बस ये है कि अगर यहाँ पर आपने लिखा, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस 7 नंबर वाले को, उनकी यूटिलिटी ने कहीं इसको अगर किसी पैरामीटर में यूज कर लिया तो फिर आपका वायोलेशन हो जाएगा। सो दैट विल कॉज ए प्रॉब्लम। और इसमें तो वायोलेशन मानेंगे, वायोलेशन मानेंगे, यस। क्योंकि सर जो उसमें जो अमाउंट दिखा रहा है वो सर हमारा कॉर्पस के अलावा जो जनरल फंड भी है, जो हम मतलब लाइक अप टू 15% एक्यूमुलेट करते हैं, वो दोनों पर जनरल फंड भी आपका 11.5 में इन्वेस्ट होना चाहिए। जनरल फंड एक्चुअल में तो सर मेहता साहब यहाँ पे कोई पर्पस ही नहीं है इसका। हाँ, 11.5 में तो आपने वही रखना है ना जो कॉर्पस है, या आपका 11.2 है, या जो भी है, मतलब यहाँ तो पर्पस ही नहीं है कोई। वैसे ये पूछ रहा है टोटल बैलेंस शीट का भी कितना, और ये 13(1)(d) लगा देंगे। यस, 13(1)(d) लग जाएगा। 13(1)(d) लग के टैक्स लग जाएगा इसमें। यस, 13(1)(d) लग, इसलिए उन्होंने यहाँ पूछा है। फ्यूचर में इस चीज ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सर ये क्यों नहीं 13(1)(d) लगेगा? सर अभी तो कॉर्पस ही 11.5 में इन्वेस्ट कर लेना सर। नहीं, कॉर्पस अदर देन कॉर्पस भी आपका ट्रस्ट का सारा मनी जो 15% का एक्यूमुलेशन है वो भी आपका 11.5 में होना चाहिए। अगर 15% वाला पैसा 15 वाला भी 11.5 है, 13(1)(d) लागू हो जाएगा। 13(1)(d) लग जाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, इसको मत डालना। यस, और टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट वो टैक्स कर देंगे 13%, 30% टैक्स कर देंगे। तो सर उसमें फिर साइन मतलब डाल देंगे सर जो है। सर नहीं डालना, ये उसको एप्लीकेशन मानो। यस, उसको अब 6 नंबर मिल जाएगा। जो भी आपका वायलेशन नहीं है वो सब 6 में जाएगा। जी प्रदीप जी क्या देखा सर? इसका मजे लेने आ जाएंगे सर। इसका बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं, अगर इसको ब्लैंक छोड़ दे तब क्या इशू है? इफेक्ट तो है नहीं बैलेंस शीट। जीरो ले जाएगा, बेटर है। वो उधर से फिगर मांग रहे हैं। नहीं सर, कहीं इसका लिंक नहीं है। किसी में नहीं रखोगे तो वो कहेंगे तो नहीं दिखा रहा। बिल्कुल प्रदीप जी, आपने ब्लैंक छोड़ दिया, हो सकता है ITR प्रोसेसिंग के समय वो कभी पैरामीटर में होगा तो वो बोल देंगे आपका रिटर्न डिफेक्टिव है।
नहीं सर, वो उनकी जो गवर्नमेंट की, सर गवर्नमेंट की यूटिलिटी ले रही है। मैंडेटरी तो फील्ड नहीं है मेहता जी, मैंडेटरी फील्ड नहीं है वैसे जी, मैंडेटरी नहीं है, रिटर्न वैलिडेट हो रहा है, वो मुझे नहीं पता। वैलिड हो रहा है। हाँ, रिटर्न वैलिडेट हो रहा है उसके बिना, दैट इज सभी हाँ, हो रहा है। वैलिडेट, मैंने क्वालिफाई किया, हो रहा है। हाँ वैलिडेट हो रहा है, वैलिडेट हो रहा है, दैट इज वहां पे मैं खाली छोड़ रहा हूँ। विनोद कुमार जी, अशोक गर्ग जी। हाँ नमस्ते सर जी। हाँ जी सर, इसे क्वेश्चन है ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਹੈਗਾ ਹੱਥੇ 'ਚ, तो ਉਹ 11.5 ਦਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ नहीं होगा? अगर छोटा मोटा अमाउंट है तो नहीं करते, बाकी ज्यादा होगा तो जरूर करते। यस, अगर वो बिजनेस का लेवल पैसा है तो भी चल जाता है। अगर इंसिडेंटल बिजनेस में कैश इन हैंड है तो इतना कुछ नहीं कहते, लेकिन इसमें जरूर कहते हैं कैश इन हैंड में कैसे रखा, पर छोटा बड़ा अमाउंट है तो इग्नोर करते। कितना होगा मतलब 50 कैश चाहिए, 50,000 तक ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए सर फिगर तो आपको बिजनेस की, आपके ट्रस्ट की ग्रॉस रिसीप्ट के अकॉर्डिंग आपको खुद को जी पता पड़ेगा। जी हाँ। मेरा 2 लाख आया, 50,000 कैश पड़ा तो थोड़ी कोई मान जाएगा। यस ठीक है, थैंक यू जी। हाँ जी, नेक्स्ट सर। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, बताएं ਸਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ 'ਚ। हिंदी बोलो तो जी मैं समझ ना सके हिंदी। वो या हिंदी जी सर, जो हम सर हिंदी में बोलो सर, जो सर सैलरी दे रहे हैं स्पेसिफाइड पंजाबी। सर जो स्पेसिफाइड पर्सन्स को हम सैलरी दे रहे हैं वो तो हमने देना ही है वहाँ पे। यदि हम रेंट और बस चार्जेस वगैरह कोई अदर दे रहे हैं तो वो भी करना है वहाँ पे रिपोर्ट या नहीं? वो आप एक्सेस दे रहे हैं, अगर कोई आप पेमेंट कर रहे हैं सर्विस चार्ज के अगेंस्ट में, तो वो पेमेंट एक्सेस है तो ही रिपोर्टिंग होगा, नहीं तो रिपोर्टिंग वो नहीं होगा क्लॉज 42 में। अच्छा नहीं सर, हमने वैसे जैसे पहले फॉर्म होता था उसमें तो जैसे सैलरी भी करते थे, रेंट भी करते थे, तो अभी इसमें रिक्वायर्ड है या नहीं है सर? नहीं, जो वायलेशन है, जो एक्सेस दे रहे हैं वो कवर्ड होगा वहां पर ओनली बस। नहीं सर, पहले 2 कॉलम बने हुए हैं ना सर वहाँ पे, एक तो पहले पूछता है कि कितना दे रहे हो, फिर उसके बाद वो पूछता है नहीं है आप अगर वहां पे करेंगे। अब मेहता जी 42 क्लोज की बात कर रहे हैं, 43 42 तो उसमें तो सर जाना ही था अगर अनरीजनेबल है, अदरवाइज तो जाना ही नहीं है। अगर वो रीजनेबल है तो जाना ही नहीं है। हाँ, अगर आप उसको खोल के अपना भर दोगे ना कि 10 लाख रीजनेबल है, 10 ही दिया है, तो वो उल्टा पंगा ना पड़ जाएगा। और सर सेकंड मेरा था सर, जो स्कूल्स वगैरह हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो ये बसेस वगैरह चलाते हैं, तो सर उसके लिए कोई सेपरेट बुक्स रिक्वायर्ड हैं या ऐसे ही चलता रहेगा जैसे पहले चला रहे हैं जी? सर जी एक बार आपकी वापस कीजिए और थोड़ा हिंदी में, आपकी नॉर्मल हिंदी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। सर मैं ये कह रहा था जी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर रनिंग बसेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, वेदर दैट फॉर दैट वी हैव टू मेंटेन सेपरेट बुक्स और नॉट? सो देखिए, अगर एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए ही आपकी स्कूल बसेस चल रही है बच्चों को लाने ले जाने में, सो दैट इज नॉट ए, यस सर, दैट इज ओके, इज नॉट ए इंसिडेंटल बिजनेस। अगर आप उसके अलावा कोई दूसरे लोगों को आप बस किराए पे दे रहे हैं अदर देन फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन, तो वो बिजनेस इंसिडेंटल बिजनेस है। उसमें बस यही कि आपका नो प्रॉफिट नो लॉस की एक्टिविटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं तो न्यू नोबल एजुकेशन कवर हो जाएगी। सर अपनी बसें नहीं है, 90% कॉन्ट्रैक्ट में बसें लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे बसें हैं वैसे भी, तो बस चार्जेस जो ले रहे हैं आप, बस चार्जेस अगर आपका रीजनेबल है, नो प्रॉफिट नो लॉस का आपका इंटेंशन होना चाहिए। अगर आप एक्सेस चार्ज कर रहे हैं तो न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी लागू हो सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट ए बिजनेस। सर न्यू नोबल तो तभी आएगा जब 1023C में हो, 23C में। अब ये तो 11-12 में होंगे, किसमें? 12A रजिस्ट्रेशन सर। 12A में दिक्कत नहीं आती, सिर्फ वही है कि इंसिडेंटल है कि नहीं है, बस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते सर। अनुराग अग्रवाल जी। सर जो गौशाला का हम मतलब के एम ऑब्जेक्ट्स में लेते हैं, उसको प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में ले सकते हैं? ये वाइल्ड लाइफ, गाय वाइल्ड लाइफ है? अरे शेर पालो सर, कहाँ गाय पाल के कह रहे वाइल्ड लाइफ है? जीपीयू में जाएगा वो, जीपी दैट इज जीपीयू एक्टिविटी, नॉट ए मेन एक्टिविटी। अच्छा सर, एक ना हमारा ये नील गाय नहीं है। हाँ, ये सफेद नील गाय वो नहीं होती है जो वाइल्ड लाइफ में जाती है। ये तो मोदी जी को बोलो भी भैया शेरों को तो अलाउ कर रखा है, गाय को किया नहीं।
सर गौशाला में काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आएगी आएगी सर। बिजनेस करेंगे तो बिजनेस शुड बी इंसिडेंटल, और वो 20% से ज्यादा है तो वो बिजनेस इनकम प्योरली क्या हो गया, जैसे जो 13-10 पे बेनिफिट मिल जाएगा सर। 13-10 में सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएंगे। हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड होगा, कैपिटल इज नॉट अलाउड देयर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा सर, एक और सा, एक जैसे ना प्रिजर्वेशन ऑफ वो एनवायरनमेंट है, तो हमारा एक केस के ऑब्जेक्ट है जो प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट है, तो उसमें क्या करते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ना हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि वो कहते हैं कि जितना रोड्स के साइड पे वो ट्रीज लगे होते हैं ना, उसकी सारी मेंटेनेंस आपने करनी है, तो उसके लिए हमें पेमेंट मिलती है और 194C में TDS कटता है। तो ये हमारा मेन बिजनेस में आएगा, मेन ऑब्जेक्ट्स में आएगा कि इंसिडेंटल में आएगा? मेन ऑब्जेक्ट्स में आएगा। अगर आप प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट कर रहे हैं और आपने सोसाइटी, तो आप TDS के लिए लिखते क्यों नहीं? TDS का ले लो कि नो ऑब्जेक्शन, नो TDS रिक्वायर्ड। यस ले लो फॉर्म भर के, बिल्कुल इमीडिएटली मिल जाएगा आपको। यस 197 में जाकर लीजिए आप। यस। और नीलकांत जी, आप भी क्वेश्चन पूछ लो, बाद में मेरे से पूछोगे, मेरे को नहीं पता होते। मैं तो गुरुओं के सामने चुप करके बैठना प्रेफर करता जी। और हनुमान सब कुछ जानता है, ओदी शक्ति जगानी पैंदी है। हनुमान ओदी शक्ति जगाओ, सब कुछ जवाब देगा। I have couple of things sir. एक तो जिंदू सर मैंने क्या, मैं लिख के बैठा काफी हिंदी में couple of things sir. जब सर ये अभी बात कर रहे थे, CSR की बात की थी किसी हमारे कलीग ने, तो उसमें जब हम 10BD में जब डोनेशन की डिटेल देनी थी, हमने तो खैर उस केस में रह गया, अभी वी हैव टू फाइल विद द डिलेड फीस, लेकिन उसमें कोई उस दिन पढ़े CSR भी उसमें जाएगा? नहीं जाएगा सर, CSR में ATG है ही नहीं। CSR में ATG नहीं मिलेगा। CSR में ATG नहीं है, वो जमाने चले गए। तो अगर हमने 10BD नहीं फाइल किया तो सिर्फ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, वो ATG मिलना ही नहीं है, वो ATG के लिए है 10BD। थैंक यू सर। सर दूसरा था, जब स्पेसिफाइड पर्संस की जो पेमेंट की बात हम कर रहे थे, तो उसमें जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की सोसाइटी है, उसमें चेयरमैन अपॉइंटेड है, उनको हाउस मिला हुआ है, IAS ऑफिसर है या ब्यूरोक्रेट है या कोई भी ऑफिसर उसमें है, या उनके डायरेक्टर या जो भी ऑफिसर है, उनकी सैलरी इसमें जाएगी कि अनरीजनेबल है तभी जाएगी? अनरीजनेबल है तभी जाएगी बस, अदरवाइज नहीं जाएगी। अनरीजनेबल जाती है, रीजनेबल तो जानी नहीं। रीजनेबल तो सर एज पर द नॉर्म्स है, एक्ट सब कुछ है, इसके तो नॉर्म्स बनाए हुए, तो ठीक है, IAS ऑफिसर है तो नॉर्म बने होंगे, कोई राइट सर, राइट, उसको फेवर थोड़ी कर रहे हैं। वैसे तो स्पेसिफाइड पर्सन में आ कैसे गया, उसको क्या बनाया हुआ है, मैनेजर बनाया, क्या बनाया हुआ है? सर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जो लोग हैं तो स्पेसिफाइड, मैं तो इसलिए बोल रहा था स्पेसिफाइड में आते हैं। ठीक है, वो ट्रस्टी टाइप ही हो गए ना, तो ठीक है। हाँ जी, हाँ ठीक है, आएगा, वो रीजनेबल होगा, है ना। दूसरी चीज सर एक और था कि जैसे ये 15% एक्यूमुलेशन की हम बात कर रहे थे, वन ऑफ अ कलीग्स रेज़्ड अ पॉइंट कि मेरा पहले 6 करोड़ की एक्यूमुलेशन फॉर्म 10 फाइल हो रखा है, और इस साल की मेरी कलेक्शन है 10 करोड़ की, जिसमें से मेरा 8 करोड़ खर्च हो रखा है। तो क्या मैं पहले जो जिसका लैप्स हो रहा है मेरा जो लास्ट ईयर 6 करोड़ जो एक्यूमुलेटेड है, उसको सेटअप कर सकता हूँ? आपकी मर्जी है। 11.5 बाकी के लिए 11.2 दे दीजिए और उसको आइडेंटिफाई कर दीजिए, पिछले वाला पैसा ये खर्च किया, ये तो आपकी मर्जी है ना। आप आइडेंटिफाई करिए कि वो जो 11.2 क्या वो आप खर्च कर दिया ये वाला, और इस साल का 11.2 हम जोड़ रहे हैं। वो तो सर शेड्यूल बना हुआ है ITR में भी, उसमें भी वो भरना है खर्च किया। आ गया ना, हनुमान जी ने एकदम बता दिया, देख लो। 11.2 के लिए आपने 11.2 के लिए आपने सेपरेट FDR बना रखी होगी, तो वो सेपरेट FDR में से पैसा गया क्या? जरूरी नहीं सर FDR बनाना हमेशा, ऐसा नहीं है। आप स्टेट में, आप बैंक में भी रख सकते हैं, ये सेविंग बैंक में भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। गुरुजी कल आपके सेविंग बैंक कैसे करेंगे सर? अगर सारा अगर आप FDR में रखेंगे तो FDR तोड़ानी पड़ेगी आपको खर्च करने के लिए, ऐसा नहीं है सर। एक जैसे 50 लाख से ऊपर की पेमेंट के ऊपर TDS वाला जो पॉइंट आता था, अगर मेरे को स्पेसिफाइड स्कीम्स अलॉट की जाती हैं जिसका मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो उसमें 50C एप्लीकेबल, ये 50 लाख वाली प्रोविजन एप्लीकेबल है जी? क्योंकि मेरा तो पैसा होल्ड हो जाएगा, क्योंकि मेरे को मान लो 5 करोड़ में मिला, 190 पर क्यों की बात कर रहे हैं सर? उसने बताया था राजेश जी ने, बिजनेस वालों का है, बिजनेस के लिए कॉलम लिखा हुआ है बिजनेस के लिए, उसके कॉलम है मेरे का 8वां 9वां
9वां 10वां को जैसे 3 बिल्कुल कॉलम बिल्कुल है, लेकिन मेरा था कि अगर ऐसा ना हो कि हम उसमें नाम मेंशन करें, गलती कर दें। वो 94 क्यों काट क्यों रहे हैं? आप काट क्यों रहे हैं जब नहीं आप काटा, नहीं काटा सर, नहीं काटे? ये तो मजे ले रहे हैं सर, काटा कुछ नहीं है। आपकी रिसिप्ट पर किसी ने टीडीएस काटा है, वो वहां पर मेंशन होगा। आपकी रिसिप्ट के ऊपर कोई टीडीएस है क्या? दैट विल ओनली बी मेंशन्ड देयर। रिसीट क्लॉज नंबर 19 है, उसमें आपको जो पर पैसा इसमें मिला तो बायर ने काटना होता है सर। यस, वो तो बायर ने 206H में होता है, बायर नहीं काटा है। ये बायर है तभी तो काटा है होगा, काटना इन्होंने। आप बायर उसके बिजनेस वाले है ही नहीं तो क्यों काटे? बिजनेस नहीं है तो आप वहां मेंशन मत, बिजनेस नहीं है तो फिर अब अगर उसने बायर ने 194 काट लिया तो फिर लिखना बायर तो आप हैं। हाँ, बायर आप है तो फिर कोई इशू नहीं है वहां पर। बायर ने नहीं काटना अगर बिजनेस नहीं है तो। ठीक है। हाँ जी, एक पॉइंट ये था कि जिंदो सर, मैं एक स्टेप बोल लेना, ही माफ करें। हाँ जी सर ने गुरुजी ने एक पॉइंट बोला उसको वापस, अच्छा गुरुजी ने उसको आप और समझ लीजिए बारीकी से कि अगर आप बायर हैं, 50 लाख से ज्यादा का माल खरीद रहे हैं, चूंकि आप चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट है, सो आपके ऊपर 194 क्यों लागू नहीं है इफ यू आर बायर। ये गुरुजी ने बोला उसको वापस। अगर आप इंसिडेंटल बिजनेस कर रहे हैं तो होगा। हाँ, यस, इंसिडेंटल बिजनेस करें, ठीक है। यस, तो ठीक है। मैं जस्ट थिंकिंग कि जैसे एनीवे फाइन सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ जी, विनोद कुमार जी, शशि गुप्ता जी। हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर, मेरी दो तीन प्रॉब्लम्स थी। तो जैसे फॉर्म 10B में पॉइंट नंबर 31 में 31 के 19 में शेड्यूल डीआई के साथ बनेगा सर। ये शेड्यूल डीआई फिल नहीं होता सर, ठीक करंट ईयर का नहीं फिल होता। मैं फॉर्म खोल देता हूँ माता जी। आप 10B की बात कर रहे हो ना? हाँ जी सर। 10B का कौन सा शेड्यूल? करंट ईयर का आएगा ना फिगर, उसमें करंट ईयर का आएगा फिगर सर। पॉइंट नंबर 31 के 19 में फिगर्स जो आएंगी करंट ईयर की। शेड्यूल डीआई है, आप शेड्यूल 19 का शेड्यूल भरना पड़ेगा। शेड्यूल डीआई में फिल करनी है उनकी इन्फॉर्मेशन। तो शेड्यूल डीआई में 22-23 की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। फाइनेंशियल ईयर क्यों नहीं आएगी? नहीं, कहाँ नहीं आ रही सर? सर शेड्यूल डीआई में। शेड्यूल टीआई, अच्छा वो आप ITR 7 की बात कर रहे हो? नहीं सर, वो ये तो 11-1 है यार। 11-1 वो है जो 9A भरा है। फॉर्म 9A की फिगर। 9A भरा हुआ है, आपने 9A पर डिटेल दो। सर 9A तो भरा हुआ है लेकिन शेड्यूल डीआई फिल नहीं हो रहा। सर 9A आपने भर दिया है क्या? सर 9A फाइल कर दिया। तो दिखाना शेड्यूल, ऐसे कैसे हो सकता है जब लिखा है उन्होंने 9A। सर यहाँ पे आप अमाउंट भर रहे हो तो फिर शेड्यूल खुलना चाहिए जी। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है तो ले गई 9A, पिछला थोड़ी है ये। आप यहाँ पे फिगर भर रहे हो? हाँ जी सर, भर रहे हैं सर। फिर तो शेड्यूल खुलना चाहिए अगर फिगर भर रहे हो। सर शेड्यूल खुलता है लेकिन शेड्यूल में नहीं, आपने कहीं गलती किया है, वो आएगा। फाइनेंशियल ईयर 22-23 आ रहा है, आएगा। आपसे कहीं गलती, यूटिलिटी भर रहे हैं ना डायरेक्ट, तो वो तो नहीं कर रहे किसी का सॉफ्टवेयर। हाँ, यूटिलिटी का आएगा 22। अभी तो हमने तो आज आएगा 22-23 आएगा, देखिए आप उसमें। ओके सर, 22-23 मैं दोबारा रीचेक कर लेता हूँ। मैंने 3-4 दिन पहले चेक किया तब नहीं आ रहा था। नहीं, आप स्क्रीन शेयर कीजिए और दूसरे क्वेश्चन में प्रैक्टिकली भी देखता हूँ। तो शेड्यूल डी फाइल हो जाता है, बन जाता है, शेड्यूल डीआई नहीं बनता। डीआई आएगा सर, डीआई में आ रहा, मेरे तो सामने मैंने खोल रखा है मैंने। सर वहां पे फिगर 2022 आएगी या 23 डाल रहे होंगे, इसलिए नहीं बन रहा होगा। सर करंट ईयर डालना है 22-23 सर, वो 22 सर 2023 डालना है ना सर हमने। 22-23 लिखेंगे, फाइनेंशियल ईयर 22-23 आ रहा है उसमें, है ना? 22-23 डालना पड़ेगा ये। यस, फाइनेंशियल ईयर 22-23 आ रहा है वहां पर। 22-23 आ रहा है सर। अगर 22-23 डालते हैं सर, हम 22-23 डालते हैं तो मैं सर एक बार रीचेक कर लेता हूँ अभी दोबारा। हाँ, दोबारा रीचेक कर लेता हूँ। परसों तक नहीं आ रहा था, परसों मैंने 2 मिनट में चेक करके वापस बता दो। लास्ट ईयर का नहीं है, 22-23 का डीम्ड अप्लाइड है। परसों तक नहीं, पहले से ही आ रहा है वो, परसों नहीं पहले से ही आ रहा है, तो परसों भी नहीं। आप चेक कर लो, 5 मिनट वापस बता दीजिए सर। मैं 5 मिनट कॉल बैक करता हूँ इसको लेके। सर एक इशू और था इसी तरह से सेम, दैट वाज रिगार्डिंग यूटिलिटी इन ITR 7। यस सर, उसमें यूटिलिटी कहती है कि पॉइंट शेड्यूल ए में पॉइंट A12 शुड बी इक्वल टू पॉइंट C एंड E।
सर वो एक्सेप्ट नहीं करता अनलेस अनटिल पॉइंट A12 इज इक्वल टू C ओनली। शेड्यूल ए है ना, शेड्यूल ए में आप क्या बोल रहे हैं सर? हाँ, क्या बोल रहे हैं? शेड्यूल ए का A12 है सर। A12, हाँ हाँ जी, इट शुड बी इक्वल टू पॉइंट C एंड E। इट शुड बी इक्वल टू C। आप आइडिया 7 का बोल रहे हो ना सर? हाँ तो तो आइडिया C 7, में आइडिया ये 7 पूछा का है, सी में ये पूछा है कि आपने साल भर में जितने भी खर्चे किए उसका सोर्स क्या है। राइट सर, एग्जैक्टली। तो उसका सोर्स अगर आपने मान लिया साल भर में खर्चे किए 12 लाख रुपए, जी, आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है 10 लाख रुपए, इसका जी। मतलब 2 लाख रुपए आपने पुराने एक्यूमुलेशन में से खर्च किए। तो फिर वो वहां पे आपको सी में लिखना है कि कॉर्पस में से खर्च किया या लोन से खर्च किया आपने, या पुराने 15% एक्यूमुलेशन से किया, ऐसा। तो करंट ईयर की ग्रॉस रिसिप्ट से ज्यादा खर्चा है या नहीं है उसको टेली करने के लिए वो सी वाला क्लॉज है। राइट सर, इसमें जो अमाउंट विच वाज नॉट एक्चुअली पेड वो भी ऐड होगा ना सर A12 में लाने के लिए? हाँ, वो अमाउंट विच वाज, पहले आप ऊपर ग्रॉस अमाउंट लिखेंगे, ऊपर ग्रॉस ठीक है। अमाउंट लिखेंगे, फिर जो अमाउंट आपने ऊपर इंक्लूड किया है विच वाज नॉट एक्चुअली पेड, फिर वो यहाँ पर ई में आ जाएगा। हाँ सर, इसका A12 जो है दैट शुड बी इक्वल टू C एंड E। A12 should be equal to C and E। राइट, यस, C और E में। हाँ जी, C प्लस E। सर वो फाइल करते हुए इट शोज एरर दैट इट इज नॉट। मेरे ख्याल में मेहता जी वो ई का लेस प्लस करने के बाद ना जो आपका सोर्स है ना इट शुड मैच विद ए। देखिए सी का कुछ कॉलम लिंक नहीं है वहां पर। देखिए आप जो A12 माइनस बी, A12 में से जो भी माइनस बी है और सी के जितने हैं उन सबको माइनस करना है। राइट, A12 माइनस बी, ग्रॉस रिसिप्ट में से सारा एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन में से सारे सोर्सेस कहां से आपने अरेंज किए, जो रिमेनिंग अमाउंट है टोटल अमाउंट अप्लाइड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है सर। और फिर आपका जो टोटल अमाउंट है उसमें से आपने नॉट एक्चुअली पेड वाला अमाउंट है, वो नॉट एक्चुअली पेड वाला अमाउंट आपका एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा। तो G इज इक्वल टू D माइनस E, उसमें से जो अमाउंट अप्लाइड है उसमें से जो एक्चुअली पेड नहीं है वो माइनस हो जाएगा। G में उसमें लिखा आगे G इज इक्वल टू D माइनस E, और जो पिछले सालों का नॉट एक्चुअली पेड अभी पे किया वो ऐड हो जाएगा, वो F के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, राइट। नॉट एक्चुअली पेड है वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा, उसके ऊपर 115 BBI में 30% टैक्स लग जाएगा आपको। सर मैंने ये ऐसे बनाया था। फॉर्म 9 में फर्निश कर सकते हैं, यू कैन फर्निश फॉर्म 9 है अगर कोई एक्चुअली पेड के कारण 115 BBI में टैक्स लग रहा है तो। राइट सर, वो इशू नहीं आ रहा था मेरे को। हाँ। मेरे को इशू यही आ रहा था कि C और E का टोटल A12 से मैच करते हैं। नहीं, C और E का टोटल होगा ही नहीं, C और E का टोटल नहीं होगा। मेहता सर ऐसे है, जो आपका ए में टोटल आ गया और आपकी अगर बी में कोई डिसअलाउंस नहीं है वो सी का टोटल आ गया आपका। बिल्कुल। उसके बाद जो फिगरें आपने भरी है ना कि मैंने सोर्स कहाँ से खर्च किया है, उसको प्लस माइनस करने के बाद वो उतनी फिगर आनी चाहिए कि उसके बाद अगर रिमेनिंग फिगर है दैट शुड बी एक्यूमुलेटेड अंडर 15 ओनली। बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, अगर वो आपकी 15% में जो आपने एक्यूमुलेट की है प्लस जो जी की फिगर है इट शुड मैच विद ए। इट शुड मैच विद ए और सी। ए एंड सी। राजेश सर C1 के अंदर जो करंट ईयर मैंने इनकम से खर्चा करा है वो आएगा ना C1 में? C1 में ओनली वही आएगा जो करंट ईयर की C1 को माइनस नहीं कर रहा सर, वो C1 को माइनस नहीं कर रहा। C1 आपका अलाउबल है, वो C1 को इसलिए माइनस भी नहीं कर रहा, उसको। नहीं माइनस में जरूरत ही नहीं ना, वो अपने आप नीचे रिड्यूस कर रहा है। हाँ, मतलब वो चीज। ओके, ठीक है। सिर्फ आपने 15% छोड़ के बाकी आपने यहाँ पे भरना है सारा। ठीक है सर वो तो मैंने कर लिया था। खर्च किया है। C1 जो है ना, C1 तो आपने ऑलरेडी ऊपर B में कवर हो गया ना आपका। C1 इज ऑलरेडी कवर्ड इन B। जो डिसअलाउ वो नीचे माइनस। मैंने ऐसे ही बनाया था, लेकिन जब हम फाइल करते हैं तो वो एरर देता है कि इट शुड बी
A should be A12 should सर be बड़ा equal to- केयरफुली भरना पड़ेगा। मैंने भी जब आपने- बनाया 15 बार जेशो फाइल बनानी पड़ी, वो एरर देगा, बार बार आपको मिलानी पड़ेगी फिगर टू एरर फिगर। जो आ रही है ना वो सही आ रही है। उसमें क्या हो रहा है सर कि अगर आपका बी जो है ना C1 इज इक्वल टू बी है, C1 इज इक्वल टू बी है, इसलिए वो Okay. C1 नीचे वापस से नहीं आएगा, C1 Okay. रिपीट नहीं होगा वहां पर, ठीक है ना, हाँ जी। क्योंकि बी ऑलरेडी माइनस कर दिया तो बी इज इक्वल टू C1। बी में सर, अगर जैसे- ज्यादा खर्चे हो गए तो फिर वो C1 की C2 C3 C4 वो आएगा, ठीक है ना। सर मैं जो सर ऐसा है सर, मैंने ना मतलब से फॉर एग्जांपल ए में सिंगल फिगर है, देयर इज बी इज 0, C1 एंड E शुड बी इक्वल टू A। नहीं, अगर आपका बी 0 है इसका मतलब आपने खर्चा कुछ करा ही नहीं आपका, तो आपका नहीं पूरा सर, का पूरा बी में तो डिसअलाउंस है मेहता जी, बी में तो डिसअलाउंस है। B is equal to B is expenditure not allowed as application. हाँ जी, बी में Other तो than डिसअलाउंस application है। out of source of fund at C2. हाँ जी, हाँ जी। Right. C7. तो C1 is application of income. C1 जो है आपका C1 is your आपका application of income जो allowable application. सर एक चीज देखिए, C1 is मेरे allowable 1 application, लाख yes. रुपया 1 लाख रुपया खर्च हुआ, जिसमें से 10,000 रुपए मैंने पे नहीं किए इस साल में, जो मैंने अगले साल में पे किए हैं, तो मैं ए में 1 लाख डालूंगा, सी ए में तो पूरा ही 90,000 डालना है जी आपने, चाहे खर्च किए चाहे नहीं किए। हाँ सर ए में 1 लाख पूरा डालूंगा, हाँ जी। सी में 90,000 डालूंगा और ई में 10,000 डालूंगा। नहीं, सी में आप सर पूरा 1 लाख ही डालोगे अगर खर्च कर दिया। ओके, तो फिर 10,000 तो नीचे लेस होंगे ना आपके जो आपने पे नहीं किए। ई में 10,000 आएगा सर, ई में 10,000 ई में 10,000 आएगा, ऊपर 1 लाख आएगा क्योंकि सी में। वो 10,000 15% से कम है, इसलिए आपका टैक्स कुछ भी नहीं लगेगा। हाँ जी वो तो नहीं, ठीक है सर, वो ठीक है सर, वो ठीक है सर। हाँ सर, वहां पे 1 लाख डालोगे, यहाँ 10,000 डालोगे, 90,000 यहाँ पे आ गया आपका, और 10,000 आपका टीआई के शेड्यूल में जाएगा 15% वाले में। ठीक है सर, वो तो ठीक है सर, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा बस सर, फिर तो मेरा एक डीआई वाला इशू रह गया, मैं आपको अगर ये झूम ना होता और ये इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होता तो फिर कैसे होता ये रिटर्न? कैसे वो फॉर्म 10 होता, मेरे तो समझ में नहीं आया यार। सही बात है। और उन्होंने भी सर झूम को देख के बनाया है कि आप 7 साल लेक्चर के बाद भी डिफिकल्टी है, तो क्या हालत है ये बता दे राम। लो सर, नए क्वेश्चन आ गए। अमित गुप्ता जी पूछिए सर। नमस्कार सर। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि मेरी 2 ट्रस्ट है छोटी सी, एक है 1,25,000 का कॉर्पस है और 10,000 की इनकम है। फॉर्म 10B भी एप्लीकेबल होगा सर? सर ऐसा है, पहला पॉइंट तो ये है कि आपकी 5 करोड़ से नीचे है जी। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ये पता है कि 15% अलाउड है। कॉर्पस क्या डायरेक्शन ली है? हाँ जी। है जी जी सर। कॉर्पस के लिए डायरेक्शन है और 10,000 है। क्या आप चैरिटेबल हैं? चैरिटेबल सर। हाँ, तो 10,000 के ऊपर 8500 रुपए पे टैक्स पड़ेगा नहीं, 115 BBI। तो कैसे पता लगेगा उनको 10B के बगैर, 10BB के बगैर? 10BB के ऑडिट के लिए लिखा है। वैसे एक बात सुनो, ऑडिट के लिए तो यही लिखा है कि कोई जरूरत नहीं है 2.5 लाख से नीचे हो तो। जी। रिटर्न के लिए कोई जरूरत नहीं है, रिटर्न में आपको भरना पड़ेगा ये। वही ITR 7 में भरना। और उसमें लिखा है if your total income before claiming exemption does not exceed 2,50,000, you don't have to go for audit. You have to do audit only when it is more. So audit नहीं होगा। बट नहीं ITR होगा। 7 में डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। ITR 7 में मैं ठीक कह रहा हूँ राजेश जी, ऑडिट तो होगा ही नहीं, 2.5 लाख से ऑडिट नीचे नहीं है, होगा, ऑडिट नहीं नहीं होगा होगा। ऑडिट। और नहीं अगर होगा। आप सेकंड ग्रॉस सिचुएशन ये है, रिसिप्ट 2.5 से कम है तो ITR से भी ITR 5 में आप जा सकते हैं। ग्रॉस रिसिप्ट 2.5 लाख से कम है ITR 7 सर, ITR 7 नहीं, 7.5 अगर नहीं। ग्रॉस रिसिप्ट इनकी ग्रॉस रिसिप्ट इंक्लूडिंग कॉर्पस डोनेशन 2.5 से कम है क्या? हाँ सर ITR 5 डालेंगे तो 30% टैक्स लगा देंगे सब पे। ITR 5 तो है ही नहीं, ये उसमें चैरिटेबल है। नॉर्मल में चले जाओ, नॉर्मल वाला सर ये नॉर्मल। 12A में है। सर 12A में रजिस्टर्ड है सर, तो हाँ, तो ITR इसको 7 जो में जा ही नहीं सकते, 5 में 7 में जाना पड़ेगा। मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। सर सेकंड सिचुएशन है कि ट्रस्ट है, वो स्कूल रन कर रहा है, उसकी सिर्फ रिसीट ऑडिट नहीं होगा आपका। जी, तो उसकी रिसीट 70 हाँ जी। लाख है, तो उसके लिए भी हाँ जी। ITR 7 ही लगेगी।
ITR 7 लगेगा, उसके लिए ITR 7 में IE4 भरना पड़ेगा आपको। अगर आपकी स्कूल की ग्रॉस रिसीट 5 करोड़ से कम है तो ITR 7 में IE4 फिलअप करना पड़ेगा। कैसे भर देंगे सर? एक मिनट पहले तो बताइए, इनके पास अप्रूवल है या कोई है? हाँ, 12 में रजिस्टर्ड है तो फिर वो IE4 नहीं, पूरा का पूरा ITR और ऑडिट भी होगा। स्कूल आपका 12 में रजिस्टर्ड तो नहीं है ना? नहीं सर। हाँ, नहीं है। किसमें रजिस्टर्ड है आप? सर 1023 6 AD में हम वो एग्जाम्पशन पहले कब थे? पहले 1 करोड़ से जब ऊपर थे तब कब थे? सर 1 करोड़ कभी गई नहीं सर। 70 लाख पे तो अभी 70 लाख शुरू से ही गई नहीं, तो फिर नहीं पूछ रहे हो हमसे यार? उसमें सिर्फ रिटर्न जानी है, कोई ऑडिट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई 15% नहीं, सिर्फ रिटर्न भरो बस। 3AD में जाना है। 3IAD जाओ। यस। कोई और एक्टिविटी तो नहीं करते 70 लाख के साथ? नो सर। कोई बिजनेस नहीं? नथिंग। सिर्फ एजुकेशन। एजुकेशन। ओके, रिटर्न भरो, जान छोड़ाओ। थैंक यू। आपके लिए काम ही बेकार है, पैसे तो मिलते नहीं होंगे आपको ना, उसमें ऑडिट हुआ वो तो आपको कौन से मिलते हैं गुरुजी? इसका क्वेश्चन कह रहा है प्रदीप, सिफारिश कर रहा है, इसका क्वेश्चन कर दो प्रदीप जी, पूछो। सर ये फॉर्म 10B में ये 31 क्लॉज में सब क्लॉज है 60। इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको डिसअलाउंस होगा अगर अप्लाइड एनी पर्पस बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिटी। मान लो किसी ने सर कोई एक्सपेंडिचर कर दिया 10,000 का और हमारे पास अभी ऑडिट के लिए आया और मैंने वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखा कि ये ऑब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज के पर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे फिगर डाल दी, कोई इशू नहीं, डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन यही पॉइंट 43 स्पेसिफाइड वायलेशन में भी है। अगर वहां पे 43A में डालेंगे तो ये स्पेसिफाइड वायलेशन हो जाएगा, फिर CID इसको कैंसिल कर देगा। फिर इसको कैसे करें? अगर हम वहां रिपोर्ट नहीं करते तब भी प्रॉब्लम, पर वहां रिपोर्ट करेंगे 43 में छोड़ेंगे तो कल को स्पेसिफाइड वायलेशन में आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट क्या है पहले आप ये देखो, ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए अगर कोई रिलीजियस ट्रस्ट है, ओनली रिलीजियस है, उसने क्या करा है कि किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दे दिया, एजुकेशनल पर्पज हो गया, अदर देन ऑब्जेक्ट हो गया। या चैरिटेबल वाला है, चैरिटेबल मतलब एक अस्पताल है, अस्पताल ने किसी मंदिर को 25,000 रुपए का डोनेशन दे दिया, तो हॉस्पिटल वाला अदर देन ऑब्जेक्ट चला गया तो वो 12AB4 में कवर्ड हो जाएगा। यस यस, अदर देन ऑब्जेक्ट हो गया ना। सर रिलीजियस चैरिटी कर सकता है? नहीं सर, क्वेश्चन रिलीजियस चैरिटी कर सकता है, चैरिटी वाला रिलीजियस नहीं कर सकता। नहीं मेहता साहब, क्वेश्चन ये है कि जो ऑडिटी है उसने ये 20,000 का चेक आपने मान लिया कि एग्जैक्ट के बियॉन्ड कर दिया। चैरिटी कर सकता है कि नहीं कर सकता, पहले ये बताइए प्रदीप जी। कर सकता है, रिलीजियस चैरिटी कर सकता है। हाँ, चैरिटी वाला रिलीजियस नहीं कर सकता। हाँ, वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। सर इशू ये है कि उसने 20,000 की पेमेंट थ्रू चेक करके कर दिया काम। अब मेरे पास ऑडिट के लिए आया, अब तो पोस्टमार्टम है, ऑडिट के लिए जब आया हमने देखा कि ये 20,000 इज नॉट अलाउएबल एक्सपेंडिचर, तो हमने वो क्लॉज 31 के सब क्लॉज 16 में डाल दिया कि ये 20,000 इज नॉट अलाउएबल, दिस इज द पॉइंट। लेकिन अब 43 का क्या बनेगा? 43A में तो पंगा पड़ेगा, वो स्पेसिफाइड वायलेशन भी है, लिखना पड़ेगा ना, वायलेशन में आएगा ना, वो फिर वो डिटरमाइन करना है, इसीलिए तो आपको ऑडिटर बनाया। नहीं सर, फिर डिटरमाइन की ट्रस्ट ने क्या वायलेशन किया है। नहीं सर, पहले इससे ये पूछो जो क्वेश्चन है या मतलब हाइपोथेटिकल है। अरे वायलेशन में प्रदीप जी वो कैंसिलेशन का चांसेस है। यस हाँ, यस, कैंसिलेशन की चांस है, बिल्कुल है। कैंसिलेशन की वजह से वहां डालना है। तो सर फिर इसका इजी हल ये निकाल दें कि कैपिटल फंड में से वो खर्चा निकाल के ना वो आएगा ना रहेगा। नहीं, आप चाहे कॉर्पस में से करो, किसी भी फंड में से करो, अगर ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट्स के बियॉन्ड आपने खर्चा कर दिया तो वायलेशन में कवर्ड होगा। आपको ऑडिटर इसीलिए बनाया कि CIT तो देख नहीं सकता, ये आपकी ऑडिट रिपोर्ट से वो फिगर चाहते हैं। नहीं सर, हम एप्लीकेशन में लेंगे नहीं ना, हम उसको कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर दें। अगर अरे यार तुम ये मत सिखाओ जूम में हमें। यस, जूम में हमें सिखाओ कि क्या करेंगे। जूम में वो लॉ बता रहे हैं, क्या करना है वो अपने आप सोचो, बस लॉ बता थोड़ी है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। और फीस भेज दियो अब, गुरु जी की भी और मेहता जी की भी। सर मैं वो स्वीट्स ही ले आऊंगा, उससे काम वो पहले वो कहावत है ना, की करेगी ना आएगा, कितना तक करके जोड़ेगी, क्या है कितने पैसे जो देगा मैनू। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पारस गर्ग जी। सर गौशाला के केस में एक क्वेरी थी, टोटल रिसीट सर 1,60,00,000 है और 60,00,000 रिसीट्स फ्रॉम मिल्क है, तो इस केस में 10BB फाइल होगा सर?
पहले तो आप 20% से ऊपर हो गए। हाँ जी सर, ये रिसीट फ्रॉम मिल्क तो 37 अराउंड 20% से ऊपर हो गए तो आपको तो 11-10 में जाना पड़ेगा, नहीं तो आप तो पकड़ेंगे एडवांसमेंट में। 1310 का टैक्स लगेगा आपको, 1310 में कवर्ड हो जाएंगे आप। रेवेन्यू ले लो सारे। सेक्शन 13 सबसेक्शन 10 में यू में भी कवर्ड। 13(8) 13(10). यस 13(8) ठीक है सर, 10 डबल भी फाइल कर दूं और तो कोई कंप्लायंस नहीं है, 3CD तो होगा नहीं इसमें। आपको फाइल करना ही पड़ेगा आपको। 3CD हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है। हाँ जी सर, 1,60 लाख है टोटल। हाँ जी सर, 1 करोड़ 60 लाख। वो तो बाकी डोनेशन वगैरह होगी ना। हाँ जी सर, डोनेशन है, थोड़ा रेंट है बीच में और इंटरेस्ट सेविंग आपको इंटरेस्ट। ऑडिट नहीं कराना, लेकिन आप वो वाले में आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी सर, एक और क्वेरी थी, ये क्लॉज 10 में, इसके 10 डबल बी में, वहाँ पे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वेदर एक्टिविटीज हैव कमेंस्ड में 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने जैसे अप्लाई किया था, तो मेरे को अभी भरना है यहाँ पे, यस करना है या नो करना है? क्यों आपने क्या 6 महीने में अप्लाई नहीं किया? सर किया था अप्लाई, तो अप्लाई अगस्त किया में तो अप्लाई। मिल जाएगा वो, तो आपको फिर क्या बात है? आपने अप्लाई सर, कर ये दिया, वो इसमें- टाइम में मिल जाना है 6 महीने में। इसमें सर ये पूछ रहा था वेदर एक्टिविटीज हैव कमेंस्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मींस 22-23। आपको आपने 6 महीने के बाद अप्लाई किया? नहीं सर, विद इन 6 मंथ्स, अगस्त अप्लाई 2021 कर में। दिया था, सारे हाँ जी। डॉक्यूमेंट्स मांगे उन्होंने। हाँ जी सर, ऑर्डर भी आ गया था। ऑर्डर आ गया तो ठीक है, फिर क्या रह गया? आप रजिस्टर्ड अब रेगुलर में आ गए, अप्लाई किया, मिल गया आपको। हाँ जी, यस हाँ जी। लिखोगे, ठीक यस ठीक है सर, लिखोगे। ठीक। अब ऊपर जो आपने डाला होगा प्रोविजनल थोड़ी डाला होगा, वो तो डाला होगा आपने रेगुलर। हाँ जी सर, रेगुलर में डाला था, अब यहाँ पे ठीक है, प्रोविजनल मेरी बात पूछ क्या रहा है? और 6 महीने के अंदर अप्लाई कर दिया तो ठीक मिल गया। है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी सर, नेक्स्ट वो क्वेश्चन आदमी जी। थैंक यू जरूर करता है जिसका आंसर उसके हिसाब से मिले, बाकी कोई थैंक यू नहीं करता। बाकी कोई थैंक यू नहीं करता, मैंने देखा। हाँ जी, वो कपिल जरूर जी करेगा, पूछो जरूर क्वेश्चन करेगा। आपका। ठीक है, ये थैंक यू। सर जो वायलेशंस में हमने प्रोविजन में डालना है वो किस तरह की वायलेशंस डालनी है? लाइक पीएफ है या इनकम टैक्स की वायलेशन है, वो भी इसमें हमने कंसीडर करनी है? कौन सी वायलेशन? वायलेशन अंडर अदर लॉ। 12AB सबसेक्शन 4 में उन्होंने बता रखा है कि कौन कौन से स्पेसिफाइड वायलेशन है, या वो वाले वायलेशन कवर्ड होंगे 12AB4। सर उसमें मेरे ख्याल अदर लॉ भी है। अदर लॉ, एनी अदर लॉ। तो अगर पीएफ की है पेमेंट कोई उसमें। लेट हुई है उसके अंदर कोई लेट की है तो वायलेशन याद है थोड़ी कि है होगी। क्यों मेहता सर? हाँ? अगर लेट कर दी कोई पीएफ की पेमेंट तो वायलेशन थोड़ी होगी कोई। नहीं, वो वायलेशन नहीं है। नहीं 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 वो वायलेशन नहीं है। वायलेशन में उन्होंने बोला है कि वायलेशन में आपके खिलाफ कोई कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ और डिक्री उस ऑर्डर की आपने अपील नहीं की हो, ऑर्डर या डिक्री पास हुई और ऑर्डर होना चाहिए पहले, तो वायलेशन का ऑर्डर पास होना भी जरूरी है। वायलेशन ऑडिटर डिटरमाइन नहीं कर सकता, ऑडिटर नहीं बोल सकता कि ये तो आपने वायलेशन नहीं। यस, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी सर, शशि जी मेरे ख्याल में आपका हैंड रेज है, आपने पढ़ लिया वो D1। सर हाँ जी सर, पढ़ लिया। सुनिए जी, सर 7 बजे तक टाइम दिया था, अब फटाफट सर ले लो बस जो 10 लेना। मिनट में कर रहे हैं शेड्यूल खत्म। सर शेड्यूल डीआई में फाइनेंशियल ईयर 21-22 आ रहा है, 22-23 नहीं आ रहा। आपकी यहाँ स्क्रीन शेयर कीजिए ना, आप स्क्रीन शेयर करो, अभी हम बताते हैं। सर स्क्रीन कैसे शेयर हो सकती है, मतलब कैसे? नहीं, इनको फिर मेरे को बनाना पड़ेगा सर, पहले प्रमोट करना पड़ेगा, फिर इनको को होस्ट बनाना प्रमोट पड़ेगा। कर दो अभी, 1 सेकंड में। हेलो, अभी मैं तो कर देता हूँ, ये एक्सेप्ट करें सर, इधर से ये लो, आपको प्रमोट कर दिया, अभी आपको को होस्ट बनाता हूँ, तो करो सर। होस्ट बना दो, अभी 1 मिनट हो जाएगा। गुरुजी आपका, आप ये भी देखो ना, बाई एयर का भी सारा बच गया ना टाइम। आप ऐसे 15 मिनट के लिए कह रहे हो, वहां पे पहले 4 घंटे जाते हो एयरपोर्ट पे, फिर 2 घंटे की फ्लाइट, फिर 6 ये घंटे इसलिए में 10वीं बार थोड़ी आता मैं, कितनी बार तो हो चुका है, कह रहे क्यों क्या करते। हाँ जी शशि जी, आप स्क्रीन शेयर करो। सर कर रहा हूँ सर, 1 सेकंड। बोलो जी शशि जी, की हाल है? नहीं, वो खोल के सिलेक्ट करो वहां से, ठीक ठाक। बोलो बोलो। खोल के सिलेक्ट करो वहां से। सर एक्चुअली मोबाइल पे है, दिख रहा है सर यहाँ? मोबाइल पे सर ऐसे नहीं दिखेगा, स्क्रीन शेयर के लिए बोला था आपको। तो स्क्रीन शेयरिंग कैसे होगी यहाँ पे? स्क्रीन मोबाइल से नहीं होगी, वो तो सिस्टम से होगी।
ओके, तो सिस्टम पे चला दूं दोबारा? हाँ, सिस्टम पे चला लो, दोबारा आ जाओ। उतनी देर में एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्योंकि हमने खत्म करना है बस और 10 मिनट में मैक्सिमम। और अमित गुप्ता जी, आपका दोबारा हैंड रेज है, तो पूछो क्वेश्चन। अनुज गुप्ता जी आपका भी, और विनोद कुमार जी। थैंक यू सर, आप दोबारा एक चांस देने के लिए। सर ITR 7 में से सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन का जो देना है, अगर सर उसमें अदर देन पर्सन है तो भी वो देने हैं? अगर जैसे लेट्स सपोज कोई हमें एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां से हमें ग्रांट मिलती है, तो उसका भी सर, क्योंकि वो सेंट्रल बॉडी है, उसका पैन कार्ड, और उसमें मांग भी सिर्फ पैन कार्ड और आधार नंबर ही रहे, तो वो कैसे सर करेंगे उसके अंदर? वो भी आएगा ना, अदर देन इंडिविजुअल इज ऑल्सो सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर, जिसने दिया है दे आर कवर्ड। तो बट सर उसका पैन नंबर अगर नहीं मिल पा रहा तो क्या करेंगे सर? और अगर बाई चांस कोई NRI है जिसके पास पैन और आधार भी नहीं है, ओ भैया, वो NRI पासपोर्ट की नंबर बातें देता मत करो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट आता है। FCRA के बगैर तो NRA से ले नहीं सकते। अच्छा, ओके सर, उसका तो ले ही नहीं सकते आप। FCRA के बाद फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट में आता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ जी सर, विनोद कुमार जी आपका क्वेश्चन है जी। अमित गुप्ता जी। अनुराग अग्रवाल जी आपका हैंड रेज है जी। थैंक यू सर। सर जैसे हमारे ना एक ITI इंस्टीट्यूशन है, उसमें गवर्नमेंट का ट्राई पार्ट एग्रीमेंट हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इंडस्ट्री पार्टनर का। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 मेंबर्स सोसाइटी फॉर्म हुई है, चैरिटेबल सोसाइटी, तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, जैसे DC हो गया या और कोई हो गया। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के जो 3 मेंबर्स हैं वो भी बाय पोस्ट एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, जैसे उन्होंने SDM को नॉमिनेट कर दिया या DE और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को नॉमिनेट कर दिया, और 3 मेंबर वैसे ही चलो सिलेक्ट किए हुए हैं। अब हम जो मेंबर्स की लिस्ट बनाएंगे या उनके रिलेटिव्स की लिस्ट देंगे, वो तो सारे जैसे DC हो गया, SDM हो गया, वो तो सब एक्स ऑफिशियो मेंबर है, उसकी लिस्ट कैसे फाइल करेंगे हम? और वो तो ट्रांसफर भी होते रहते हैं, ना उनके पैन कार्ड आधार कार्ड होते हैं, ना उनके रिलेटिव पता होते हैं। इफ दे आर ओनली, अगर वो ओनली एम्प्लॉय है, मैनेजमेंट में उनका कोई रोल नहीं है, तब तो उनका नाम नहीं डालना है। पर अगर वो मैनेजमेंट में कवर्ड हैं वो लोग, दे आर इफ पार्ट ऑफ द गवर्निंग बॉडी, तब तो उनका नाम, पैन नंबर सब देना। सर सोसाइटी के वो मेंबर्स 9 मेंबर्स की सोसाइटी है, 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट तो आएंगे, सबका नाम आएगा, भले वो ट्रांसफर नहीं देते तो सर वो सर्कुलर है ना, तो आप ऑफिस बेयरर है क्या? वो ऑफिस बेयरर है? नहीं, ऑफिस बेयरर नहीं है, सिर्फ मेंबर्स ही हैं। अरे ऑफिस बेयरर होंगे, कुछ तो होगा, उनका काम होगा, मीटिंग अटेंड करते होंगे गवर्निंग बॉडी। सिर्फ मीटिंग अटेंड करने के लिए नोटिस जाता है, लेकिन करता कोई नहीं है। हाँ, पर वो चूंकि गवर्निंग बॉडी में है, तो पिछले साल भर में भले उनका 2 बार ट्रांसफर हुआ, तो जो 2 लोग आए, 3 लोग आए, उन सभी का नंबर आएगा, उन सबका पैन नंबर वगैरह आपको मेंशन करना है। अगर ना सर, अगर वो मिलता नहीं है या वो आता है प्रैक्टिकली, तो वो आते भी नहीं है, तो हम क्वालिफिकेशन में डाल दें। ये कैसे नहीं मिलता? उनके अपॉइंटमेंट का लेटर आपके पास आता है, आपको बोले वो नॉमिनेट करके चिट्ठी आती है, तो नाम तो सब आपके पास है सर, नाम तो होते हैं उनके। पहले आप बताइए, आप पैन नंबर डमी डाल दो, एजुकेशन में पैन है, नंबर वैसे डाल दो, एजुकेशन में है, 000001। में है, ITI इंस्टीट्यूशन है। अरे सर, आप एजुकेशन के अंडर आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं? तो 12A है, 1023C है, 12A लिया हुआ है। तो 12A लिया तो फिर तो होगा ना। अगर 1023C है तो सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन में आ जाते हैं। जी अगर पैन नंबर नहीं है तो डमी भी डाल दें, तो क्या दिक्कत है? पर नाम भाई एड्रेस साहब, डमी वाला डाल दो। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना। हाँ, नहीं सुना। सही है, जूफ ने नहीं सुना ये बात। सर बैठे तो ये मेंबर है, डिटेल इतनी है नहीं। ਉਹ ਸਰ ਜੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਨ ਖਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। सर क्वालिफिकेशन में लिख दें, वहां पे छोड़ दें लिस्ट को, और क्वालिफिकेशन में डाल देते हैं ऑडिट रिपोर्ट की। लाओ सर। अश्विनी जी, शशि भूषण गुप्ता जी बोल रहे हैं, हमको स्क्रीन शेयर अलाउ कीजिए। अश्विनी जी, गुप्ता जी को स्क्रीन शेयर अलाउ कर दो, शशि भूषण गुप्ता। शशि जी को बना दिया जी को होस्ट, आप करो जी शेयर स्क्रीन।
वहां पे खोल के अपना वो हाँ जी बताइए। अब यहाँ पे आपने चलो ये कर दिया, अब ऐड करके क्लोज कर दो, इसको ऐड कर दो। हाँ ठीक है, इसको ऐड करके क्लोज कर दीजिए, है ना। अब आइए सेव सेव सेव। हाँ सेव कीजिए आप, है ना, सेव कर दो। DI नॉट कंप्लीटेड है अभी, सेव करके आना है सर। आ जाइए, अब ओपन कीजिए। हाँ ओपन कीजिए DI को वापस से, DI को ओपन कर लीजिए। हाँ हाँ इसमें सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट ही नहीं है 22 साइज, तो इनमें 22 साइज है कहाँ? 10B choice onwards. सर ये कौन सा फॉर्म खोला है? यूटिलिटी फॉर फॉर्म 10B। 10B सही खोला, 10B खोला। 23 24 ही लिखा है। हाँ सर ये फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है यहाँ पे, असेसमेंट ईयर नहीं लिखा हुआ, फाइनेंशियल ईयर है सर। अरे असेसमेंट ईयर लिखा है ना। हाँ यहाँ फाइनेंशियल सर। तो फाइनेंशियल ईयर 22 23 आया कहाँ उसमें? अब कॉलम में आया था 10 मिनट क्या? 22 23 तो है ही नहीं इसमें। नहीं 22 23 कैसे आ जाएगा सर 22 23 में? हाँ इनमें क्या है, मैं क्या 24 की रिटर्न जा रही है, तो यहाँ पर ही आएगा, 21 22 का आएगा 24 की रिटर्न जा रही है। सर 23 24 असेसमेंट ईयर मतलब 22 23 तो आना चाहिए, 22 23 लिखा ही नहीं है यहाँ पर। हाँ ईयर इन विच इनकम इज डीम्ड टू हैव बीन अप्लाइड, ये कैसे हो सकता है? डेट ऑफ, इधर राइट में क्या लिखा है? डेट ऑफ पनिशिंग फॉर्म 9A। और ये तो पिछला कोई DI गलत खोला है, ये तो पिछले साल वाला खोला है। पिछले साल का आज अप्लाई किया, ये पिछले साल का आज अप्लाई किया, ये वाला है। पहले आप इसका लिंक खोलना जी, D1 का कहाँ से लिया है, वो D1 के लिंक में आना। सर ये पिछले साल का ले लिया, पिछले साल का इस साल खर्च किया, वो वाला कॉलम खोला इन्होंने। नहीं 10B में सर, वहां पे आओ एक मिनट पहले। मुझे नहीं पता, ये गलत वाला कॉलम खोला है। ये आ गया एप्लीकेशन वाला है। एप्लीकेशन तो करंट ईयर में पिछले साल की होगी मेहता जी। अरे इस साल का फॉर्म भरा ना, डीम्ड टू हैव बीन अप्लाइड। अमाउंट डीम्ड टू हैव बीन अप्लाइड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर का है। अप्लाइड आना यार, मेरे पास तो मेरी यूटिलिटी है। देखिए मेरी यूटिलिटी है, मेरे सामने तो हो रहा है सर। मेरा स्क्रीन शेयर बता दो आप अश्विनी जी। सर अच्छा पता नहीं कौन सा है, मैंने तो समझ नहीं आई। आ रहा है, कैसे हो सकता है? मेरे पास तो कोई कॉलम गलत खोला है सर इन्होंने। कॉलम गलत, आपने ऊपर कोई कॉलम गलत भरे हुए होंगे, कहीं मिस्टेक होगी। कॉलम गलत खोला है सर, ये है ही नहीं। कोई कॉलम कोई कहीं ना कहीं डीम्ड अप्लाइड का 23 24 का आना चाहिए, पिछला तो आना ही नहीं चाहिए। वहां पर 22 23 अप्लाई में करंट ईयर आता है सिर्फ। हाँ करंट ईयर आएगा वहां पर, और तो कोई आएगा ही नहीं डीम्ड अप्लाई में। और जो करंट ईयर का सर, उसका तो शेड्यूल भी नहीं खुलेगा। और मेरे भाई क्यों नहीं खुलेगा भाई? करंट ईयर का 9A भरा है तो 9A सर 9A की फिक्र आती है ऊपर, 9A की डिटेल आएगी, लेकिन 9A का मतलब होता है डीम्ड अप्लाइड। तो वो डीम्ड आ रहा है वहां पे, आ रहा है मेरे इसमें तो सर आ रहा है मेरी स्क्रीन। तो कॉलम खोल कर आप अपनी स्क्रीन शेयर करो मेहता जी। कॉलम गलत खोला है। मैं करता हूँ, दीजिए मेरे को आपने बना दिया, वो बना दिया पोस्ट मेरे को ये आपने बना दिया ना। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड क्लॉज 2 मेरी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है। तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में ये लिख रहे हैं, तो इसका शेड्यूल कहां से आएगा? इसका शेड्यूल देखिए, ये वाले, ये ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो डीम्ड है ना। ये देखिए ये मेरी स्क्रीन आ गई, ये मेरी स्क्रीन शेयर किया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो या तो ठीक है, तो आइए शेड्यूल में जाइए सर, हमारे शेड्यूल में जाइए। आपको दिख रहा है मेरा? पहले स्टॉप करता हूँ सबको, अब आप शेयर करो सर। मेहता जी अब आपकी आई है शायद। अच्छा अब मेरी दिख रही है, आपको दिख रही है स्क्रीन? हाँ जी सर। देखिए एक मिनट, ये सेव किया मैंने। अभी देखिए मैंने सबसे पहले 22 23 डाला था, ये आ रहा आएगा ही एक सर, और कोई आएगा ही नहीं। यस फाइनेंशियल ईयर 22 23 आ रहा है यहाँ पर, है ना। इसमें आ जाएगा 22 23 और कोई आना नहीं हो तो पिछले साल आ रहा है। ये देखिए आ गया मेरा, है ना। आएगा यही वाला। ये 22 23 में फॉर्म आपने 9 में 10 मई 22 को भर दिया, कैसे हो सकता है सर? एक मिनट, 10 मई 22 को कैसे भर दिया? वो पहले भी, अगर पहले किसी ने भर दिया, बट 22 23 यार इससे बढ़िया क्या चीज है? मई में ही भर दिया फॉर्म 9 ने। हाँ इसका हम चेंज भी कर सकते हैं ना।
डेट 1 मिनट में डेट चेंज करके बताया। यहाँ तो लोग आखिर में नहीं भरते थे, शुरू में ही भर दिया 9 मई। हाँ पहले भर दिया, ये मैंने डमी डेट डाला हुआ है, डमी डेट, डमी डाला है, यस यस डमी है। गुरुजी आप साथ में ना ऑडिट भी करी जा रहे हो, आप टैक्स के बंदे ऑडिट ना करो। कि डमी वो डाल दिया मई में ही फॉर्म 9 ने भर दिया। नहीं गुरुजी आप साथ में ऑडिट मत करो सर, मेरा काम देखना है बस, मैं तो गलती निकालने वाला काम करो, मैं ऑडिट नहीं करता। ये देखिए 3 मई 2023 भी ले लिया उसने। सर ये सिलेक्ट कौन सा कर रहे हैं, ये 22-23 हाँ। वाला ये नहीं है, ये कर क्या रहे हैं, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा। अभी 22-23 आपका आ रहा था, 21-22 आ गया, अब 21-22 आ गया। 3 मई 2023 में 22-23 डाल रहा है सर, या तो आप टाइप, ये गलत है, कौन सा कॉलम खुल रहा है। अभी मेरा 22-23 आ रहा था, अब नहीं आ रहा है वो, क्योंकि 22-23 पहले सिलेक्ट हो गया ना, 22-23 वाला ऑलरेडी एक सिलेक्टेड है। 22-23 आना चाहिए, उसमें तो आना ही एक चाहिए और कोई आना ही नहीं चाहिए, अपने आप डालना होगा। भैया आ गया 22-23, अभी तो 22-23 आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आया, ठीक है ना, आ रहा है। इसलिए एक बार और जिनका भी है ना अश्विनी जी, एक बार बाद में और आप देख लेना, नहीं तो अपन तीनों स्क्रीन शेयर करके चेक कर लेंगे व्हाट इज द प्रॉब्लम इन यूटिलिटी या जो भी है ना। आप एक बार फिर दोबारा एडिट करके देख लो जी। हाँ चलो जी सर, मेरे ख्याल में क्वेश्चन अभी नितिन नंदा जी का नया आया है और जतिन जी का, बस 2 क्वेश्चन ही लेंगे सर, उसके अलावा नहीं कोई लेंगे। ठीक है, करते हैं बस 2 क्वेश्चन लेके क्लोज करते हैं। गुरु जी का समय आपने आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लिया है, फीस का बिल आएगा आपको बड़ा। 2 क्वेश्चन है सर। सर आज तक तो किसी ने बिल दिया नहीं, चवन्नी किसी ने नहीं दी, बिल आएगा मेरा। हाँ जी नितिन नंदा जी, तो गुरु जी का आधा घंटा का समय हमको ज्ञान मिल गया एक्स्ट्रा सर। और जतिन जी, हाँ जी, इसका बिल आएगा 0 रुपए का। गुरु जी का, गुरु जी भी सबके प्रति, इसलिए तो पूरे भारत के प्रति चैरिटी करते हैं। हाँ जी जतिन जी बोलो। कॉर्पस कैपिटल एसेट एक डोनेशन आई है स्पेसिफिक बिल्डिंग फंड, गुरुद्वारे में खाता हूँ जाके 2 CR की और 4.5 की नॉर्मल डोनेशन है सर। तो फॉर्म 10B भी भरना है सर, 10B भरना है ऑडिट रिपोर्ट में। दोबारा बोलिए सर। मेरे पास सर 2 डोनेशन आई है, एक तो नॉर्मल डोनेशन है 4.5 CR की, और एक कॉर्पस के लिए बिल्डिंग फंड के लिए 2 CR की। एग्रीगेट बढ़ गया ना 5 से ऊपर, भी आएगा, कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी नेक्स्ट जी सर, अपना नितिन नंदा जी। जी सर। हाँ जी सर हमने कैपिटल एसेट सेल किया था, बसेस थी स्कूल की बेसिकली 18 लाख की पुरानी। फिर क्या किया उसके बाद? ड्यूरिंग द ईयर हमने कैपिटल एप्लीकेशन भी करी है, वेरियस कॉस्ट क्या थी उसकी? कॉस्ट सर मैं काफी ज्यादा थी, डेप्रिशिएटेड वैल्यू से ज्यादा थी। व्हाट डू मीन बाय डेप्रिशिएटेड वैल्यू? मतलब सर जो नॉर्मल डेप्रिशिएशन अलाउ ही नहीं थी पहले। सर वैसे खर्चा नहीं लिया, बट बुक्स मेंटेन करने के लिए डालते थे। फिर आपकी कॉस्ट देखनी, हमें डेप्रिशिएटेड वैल्यू नहीं, क्यों आप गलत काम करते हैं? डेप्रिशिएटेड इज ओनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इनकम टैक्स में तो डेप्रिशिएटेड नहीं मानी जाएगी। तो कॉस्ट उसके कॉस्ट भी होगी, कॉस्ट उसके अराउंड 60 थी, हैं 60 लाख थी सर। तो ठीक है 18 लाख बेचा, तो फिर क्या हुआ? और ड्यूरिंग द ईयर हमने काफी एसेट्स लिए हैं, वो टोटल एप्लीकेशन 45 लाख की है। तो ठीक हो गया, कुछ भी नहीं करना आपको। तो 11(1)(a) का जो डालना पड़ता है, नेट कंसिडरेशन पूछ रहा है, वो तो डाल दी 18 लाख ड्यूरिंग द ईयर एसेट सेल। सर आपने इन्वेस्ट भी तो कर दिया। हाँ जी इन्वेस्ट भी कर दिया, तो वहाँ डीम्ड एप्लीकेशन मोस्ट आपने तो वैसे भी इन्वेस्ट कर दिया, 18 लाख से ज्यादा खत्म हो गया। पहले तो सर वो जो बस है वो आपकी कैपिटल एसेट है नहीं, है ना। बस 11(1)(a) में कवर्ड ही नहीं होगी, वो तो आपका नॉर्मल एक्टिविटी है। 11(1)(a) में कैपिटल एसेट, जो कैपिटल एसेट इज द, जो सेक्शन 2 क्लॉज 14 में लिखी रहती वो कैपिटल एसेट है। तो बस आई थिंक कैपिटल एसेट में सोना चांदी बेचा हो या ऐसी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आती है उसमें। हाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह कवर्ड है। तो बस तो आपका बस की जो सेल वैल्यू वो आपका इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड। सर देखिए बस भी कैपिटल एसेट है, इट इज ओनली पर्सनल इफेक्ट ओनली व्हेन इट इज नॉट पार्ट ऑफ बिजनेस। बस भी तो कैपिटल है, ऑल एसेट्स आर कैपिटल एसेट। ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं वो तो अकाउंटेंसी के लिए कर रहे हैं। हाँ जी इन्होंने जब लिया होगा बस की कॉस्ट को पूरा एक्सप्लिकेशन माना होगा। बिल्कुल सर। हाँ तो फिर माना है ना आपको, तो क्या हुआ? अब आपने जितने की बेची है उसको अप्लाई कर दो, बस खत्म। वो तो हो गया सर, वो तो हो गया। कुछ नहीं कैपिटल गेन है कहाँ, आपको लॉस है। जो सिंपल कोई भी कैपिटल एसेट 11(1)(a) के लिए भी ITR हो या आपका 10B है,
उसमें आपको जो भी सेल वैल्यू है वो इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट में चला जाएगा। आपने खर्चा किया है, हाँ, और जो कोई नई एसेट खरीदी दैट इज योर एप्लीकेशन ऑफ इनकम। नेट इफेक्ट वही आएगा। ITR 7 में भी उन्होंने ऐसा ही कॉलम दिया हुआ है। ठीक है सर। कंसिडरेशन को सेल वैल्यू में जो एसेट आपने परचेज करी दैट इज योर एप्लीकेशन ऑफ इनकम। ठीक नेट है सर। इफेक्ट वही आएगा। 11(1)(a) का फॉर्मूला लगाओ या सिंपल फॉलो करो। सर इनको 1A की जरूरत ही नहीं है, ये सीधा 11(1) में जाके एप्लीकेशन कर दे, जरूरत ही नहीं है। बस यस 11(1) क्या करना है? प्रदीप जी हाँ कर रहे हैं। 11(1)(a) कुछ काम ही नहीं आता है। 11 ये मुंडी हिला रहे हैं सर, हाँ नहीं कर रहे। आएगा तो ये apply मुंडी हिला रहे करो, सीधा उठा हैं, के उसको करो। हाँ समझो चाहे ना समझो, वो मुंडी हिला रहे हैं सिर्फ। नहीं, हम तो सर के साथ हैं, जो सर कहते हैं वही है, गुरु जी जो कहते हैं वही है। चलो सर, अब मेरे ख्याल में क्लोज करें। बहुत क्वेरीज रिजोल्व कर दी हैं। मतलब मैं समझता हूँ कि अभी भी आएगी तो अश्विनी जी एक और प्रोग्राम करेंगे। और सर ऐसे है, लोग मेरे से पूछते हैं क्वेरीज, मेरे को तो कुछ पता नहीं। अब मैं 100 कितने से ज्यादा थे लोग, ऐसा बात नहीं है। हैं जी 111 तो मैंने भी पढ़े, उससे ज्यादा ही होंगे। नहीं फिर भी सर मैं तो आई वाज एक्सपेक्टिंग ओनली 50 पीपल, पर फिर भी 110-15 हो गए। 111 तो मैंने भी पढ़े, उससे ज्यादा ही होंगे। यस चलो सर, ये आपका आशीर्वाद है कि मतलब आप देखो ये राजेश जी का प्रताप है, उन्होंने भी तो चीजें बतानी है, मेरे को तो आती नहीं हो पढ़नी। नहीं विदाउट CPR आ रहे हैं सर, आप देखो मेंबर, और यहाँ पे आशीर्वाद है, CPR के लिए तो आते हैं 250, लेकिन एक्चुअल में होते हैं 25। तो ये उल्टा रिवर्स चल रहा है हमारा। तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दी मेंबर्स, पार्टिसिपेंट्स। आज हमारे रितुन जी भी जुड़े हुए हैं। रितुन जी आप ही दो वोट ऑफ थैंक्स। सर मैं तो सर की वीडियो लाइव नहीं आ पाता तो रिकॉर्डिंग सुनता हूँ सारी। लास्ट सेशन में नहीं था तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, रिकॉर्डिंग आपने जो दिया वो पूरी रिकॉर्डिंग, लोग गाने सुनते हैं, मैं सर की वीडियो सुनता हूँ, पूरा सेशन अटेंड करता हूँ कि कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो हम क्या सुने, ये तो हमारा सुन लेते हैं, हम किसका सुने? सर मैं गुरुजी आपका सुनता हूँ, क्लास वो गाड़ी के अंदर आपका वीडियो वॉइस ऑफ इंडिया पे लगा हुआ होता है, वो चालू कर लेता हूँ। पूरा लेक्चर 2.5 घंटे 2 घंटे का एक पूरा लेक्चर हो जाता है, कहीं जाना है। आसाराम बापू का तो नहीं है ना लेक्चर? कोई बात नहीं। चलो थैंक यू वेरी मच सर। हमारे साथ देखो सिरसा से रितुन जी भी जुड़े हुए हैं, बाकी मेंबरों का भी धन्यवाद कि आप मतलब इतने शॉर्ट नोटिस पे जुड़े। फिर भी हमारी संख्या, जैसे गुरुजी ने 111 देखी है, तो इट वाज नियर टू 125 एट ऑल टाइम। अगर हम यूनिक नंबर निकालें तो थैंक यू वेरी मच कि आप इतने शॉर्टर नोटिस पे आए। और इट वाज ए स्पेसिफिक रादर नॉट ए वेबिनार ओनली ऑन क्वेश्चन आंसर इंटरेक्शन, नॉट ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक रादर कि जी आपने क्लोज बाय क्लोज डिस्कस करना है, जहां हमने आपको लॉ बताना है। ओनली टुडे सेशन वाज रिलेटेड टू क्वेरी रिजोल्विंग। तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा क्वेरीज रिजोल्व होगी। इससे मेरे को लगता है कि सभी मेंबर्स का बेनिफिट हुआ होगा जिन्होंने अटेंड किया है, और जो बाद में भी करेंगे, व्यूज इसके आएंगे। तो आई होप कि 9 दिनों में आप अच्छे से फॉर्म भर पाओ, और डेट की एक्सटेंशन ना ही हो तो बढ़िया है, कितनी बार कराओगे, अगले महीने में यही रहेगा। एक्सपेक्ट मत करो। एक्सपेक्ट भी मत करो, और अगर एक्सपेक्ट हो गया, बढ़ गया डेट, तो भी अगले महीने भी यही हाल रहेगा। तब भी हमारे लास्ट वाले 5 दिनों में यही रहेगा कि कैसे दिवाली भी बिगड़ जाएगी आपकी। हाँ, तो इट इज बेटर कि अभी दशहरा ही बिगाड़ लो, दिवाली मत बिगाड़ो। अभी लास्ट वाले 5 दिनों में जितने फॉर्म रहते हैं भर लो। और अगर ITR में मेरी रिक्वेस्ट यही है कि चाहे ITR के लिए 1 महीना आपको मिला है, जैसे आज वेबिनार में भी देखा हमने, मैंने भी कल वेबिनार मैं भी कल भर रहा था ITR 7 परसों, तब भी मैंने वो देखा, और एक मेंबर की क्वेरी भी आई। तो आप ITR 7 साथ में जरूर भर के देख लो, क्योंकि हो सकता है उसमें फिगरें भरते हुए आपको 10B में कुछ चेंज करनी पड़े। तो इट इज विद दीज वर्ड्स आई एम रियली थैंकफुल कि बरनाला से हमारे प्रदीप जी जुड़े। और गुरुजी एक बात बताना चाहता हूँ, आपको फैक्ट पता होगा कि ये बरनाला का है अश्विनी, ये जानबूझ के मेरा नाम लेता है। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे सारी बातें पता है इसकी। ये HUF बरनाला से ही चली है। इसकी पूरी हिस्ट्री में जानता हूँ। ये करता तो पूरे पंजाब का है, लेकिन इसका रीजन बरनाला से है। हाँ मुझे पता है, बताया था इसने।
और रमन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से, नीलकांठ जी जुड़े हुए थे और सिरसा से जुड़े हुए थे हमारे साथ रितुन जी, और भी बाकी मेरे को पता नहीं, लेकिन पूरे नॉर्थ इंडिया से रादर फ्रॉम एवरीवेयर मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं। आई होप कि ये क्वेरीज है गुरुजी वो पूरी रिजोल्व हो गई हैं। तो मेरे ख्याल में अब हम फॉर्म अब परफेक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन बीच में रोक रहा हूं आपको, 99.99% एक्यूरेसी के साथ भर पाएंगे। इट इज लाइक ए 24 कैरेट गोल्ड, 9999, नॉट 100। अश्विनी जी एक सवाल जो बीच में चल रहा था ना, वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव ITR 7 में जो आ रहा था वो ठीक है सर, जो ऑफलाइन यूटिलिटी में नहीं ले रहा, लेकिन ऑनलाइन में जब आप जाते हो ना एक्सेल यूटिलिटी में ले रहा है, आज सही डेट ले रहा वो 1/4/2021। जब आप एक्सेल में कन्वर्ट करते हो ना देन वो ऑनलाइन में और एक्सेल में ले रहा है। हाँ वो 1/4/2021 आज ले रहा है, हम नहीं देख ठीक है सर, वो ठीक है। हाँ मैंने भी चेक कर लिया सर, मैंने वो ठीक करके भरी है वो बाद में। हाँ वो भर रहा है। यस हाँ जी, हाँ जी। चलिए सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। प्रणाम गुरुजी। मेहता साहब प्रणाम। सर नमस्कार सभी। नमस्कार मेहता साहब, आपने भी बहुत टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच सर।